जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल स्टडी टेक। आज के इस डीप डाइव में हम एक बहुत ही शानदार मोटिवेशनल कोट के साथ शुरुआत करेंगे। हमारे स्टडी टेक के सभी स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आज के हमारे नोट्स कहते हैं, जो निरंतर संघर्ष करता है वही अंत में अपना स्वर्णिम इतिहास लिखता है। बिल्कुल। ये संघर्ष वाली बात हमारे आज के टॉपिक पर एकदम सटीक बैठती है। आज हम जिस दौर की बात कर रहे हैं ना, वो सिर्फ राजाओं की कोई उबाऊ लिस्ट नहीं है। हाँ, वो तो किसी थ्रिलर फिल्म की तरह है। एकदम। मतलब मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर और उसके बेटे हुमायूं की कहानी, साम्राज्य बनाने और उसे खोने की ये कहानी सच में बहुत रोमांचक है। आज हम इसी के पीछे के क्यों और कैसे को डिकोड करेंगे। और यही आज का हमारा मिशन भी है। हम सिर्फ रटे रटाए तथ्य नहीं बताएंगे, हम स्टडी टेक की उन बेहतरीन स्लाइड्स और मज़ेदार ट्रिक्स का इस्तेमाल करेंगे जिससे ये वीवीआईपी फैक्ट हमेशा के लिए आपके दिमाग में फिक्स हो जाएं। तो चलिए बाबर से शुरू करते हैं। ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, जी वो उज़्बेकिस्तान के फरगना से आया था, राइट? जी है, फरगाना से। लेकिन अगर आप उसका फैमिली ट्री देखें तो लगता है जैसे तबाही उसके डीएनए में ही थी। पिता की तरफ से वो खूंखार तैमूर लंका वंशज था और माँ की तरफ से मंगोल योद्धा चंगेज खां का। इसे आप इतिहास का सबसे खतरनाक जेनेटिक कॉम्बिनेशन कह सकते हैं। तैमूर लंग की क्रूरता और चंगेज खां की वो तेज घुड़सवार सेना वाली नीति, मतलब इन दोनों का नाम सुनकर ही आधी दुनिया कांप जाती थी। बाप रे! और बाबर के नाम का मतलब ही बाघ यानी टाइगर होता है। तो यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। अगर सबको पता था कि ये इंसान एक बाघ है, तो हमारे ही देश के लोगों ने, जैसे दौलत खां लोधी और राणा सांगा ने, इस बाघ को अपने ही घर में घुसने का न्योता क्यों दे दिया? यही तो मध्यकालीन इतिहास की सबसे बड़ी विडंबना है। देखिए, उस समय दिल्ली पर इब्राहिम लोदी का राज था, पर उसके अपने ही लोग उससे खुश नहीं थे। अच्छा, तो उन्होंने बाबर को बस एक मोहरे की तरह इस्तेमाल करना चाहा। बिल्कुल। दौलत खां लोदी और राणा सांगा को लगा कि बाबर आएगा, अपनी घुड़सवार सेना के साथ लूटपाट करेगा और अपने पूर्वज तैमूर की तरह वापस लौट जाएगा। मतलब उन्हें लगा कि एक हिट एंड रन वाला मामला होगा। हाँ, एकदम वही सोच थी। उन्हें लगा बाबर के जाने के बाद दिल्ली की गद्दी कमजोर हो जाएगी और फिर सत्ता उनके हाथ आ जाएगी। लेकिन उन्होंने बाबर को समझने में बहुत बड़ी गलती कर दी। भारत की दौलत और उपजाऊ मैदान देखकर इस बाघ ने वापस जाने के बजाय यहीं रुकने का फैसला कर लिया। और यहीं से शुरू होते हैं उसके वो लगातार युद्ध। यहाँ पर स्टडी टेक के स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही मज़ेदार देसी ट्रिक है। मैं बताती हूँ। 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चल दिया, 19 में घर गया और 30 में मर गया। सुनने में थोड़ा फनी लगता है, पर इसमें 4 सालों का पूरा खूनी इतिहास छिपा है। ये ट्रिक ऐतिहासिक घटनाओं को याद रखने का शानदार तरीका है। चलिए इसे डिकोड करते हैं। 26 में पानी पिया का मतलब है 1526 का पानीपत का पहला युद्ध। यहां बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया और मुगल वंश की नींव रखी। पर एक बात बताइए, अगर उसने 1526 में दिल्ली जीत ली थी, तो फिर अगले ही साल एक और भयानक युद्ध क्यों? 27 में खाना खाया यानी खानवा का युद्ध क्यों हुआ? क्योंकि पानीपत जीतने का मतलब पूरा भारत जीतना नहीं था। असली चुनौती अभी बाकी थी। मेवाड़ के शूरवीर राणा सांगा, उनके शरीर पर 80 घाव थे। खानवा के युद्ध में राजपूत सेना का खौफ इतना था कि बाबर की सेना डल के मारे वापस लौटना चाहती थी। अरे, तो फिर उस डरी हुई सेना ने इतना बड़ा युद्ध जीता कैसे? यहीं पर बाबर ने कूटनीति और धर्म का सहारा लिया। उसने इस युद्ध को जिहाद यानी धर्म युद्ध का नाम दे दिया। उसने शराब के प्याले तोड़ दिए और कभी शराब न पीने की कसम खाई। ओहो, मतलब सेना का मनोबल वापस लाने के लिए पूरा ड्रामा किया। हाँ, और इसी भाषण से सेना में जोश आ गया। खानवा जीतने के बाद ही बाबर ने गाजी की उपाधि ली थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। एकदम, इसे सब लोग नोट कर लें। अब ट्रिक का अगला हिस्सा है 28 में चल दिया। यानी 1528 का चंदेरी का युद्ध। यहां उसका सामना मेदिनी राय से हुआ। चंदेरी का किला बहुत मजबूत था, पर बाबर ने रातों रात पहाड़ काटकर अपनी सेना के लिए रास्ता बना लिया। बाप रे, एक ही रात में पहाड़ काट दिया और फिर 19 में घर गया। वो है 1519 का घाघरा का युद्ध। यह महमूद लोधी के खिलाफ था और इसमें सबसे खास बात यह है कि एक ऐसा युद्ध था जो जल और थल दोनों जगह लड़ा गया। बाबर ने नावों का इस्तेमाल करके नदी के अंदर भी अफगानों को घेरा। नावों पर तोपें, क्या बात है। और आखिर में 30 में मर गया, यानी 1530 में आगरा में उसकी मौत।
पर एक सवाल है, इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के पास तो लाखों की सेना थी, हजारों हाथी थे, तो क्या बाबर के पास कोई ऐसा ब्रह्मास्त्र था जिसका जवाब किसी के पास नहीं था? बिल्कुल था। उसका ब्रह्मास्त्र था बारूद और तोपखाना। भारत में पहली बार तोपों का इतना जबरदस्त इस्तेमाल हुआ था। हमारे भारतीय हाथियों ने इससे पहले तोपों की ऐसी आवाज कभी सुनी ही नहीं थी। तो क्या वो आवाज सुनकर पागल हो गए थे? जी हां, आग और भयानक आवाज से हाथी इतने डर गए कि उन्होंने दुश्मन को छोड़कर अपनी ही सेना को कुचलना शुरू कर दिया। अपनी ही ताकत अपने खिलाफ इस्तेमाल हो गई। इसके अलावा उसने उज़्बेकों से तुलगुमा युद्ध नीति सीखी थी, जिससे वो दुश्मन को चारों तरफ से घेर लेता था। और एक थी तोपे सजाने की उस्मानी विधि, जिसे रूमी विधि भी कहते हैं। ये रूमी विधि कैसे काम करती थी? थोड़ा आसान भाषा में समझाइए। इसमें सेना के आगे बैलगाड़ियों की लाइन लगा दी जाती थी और उन्हें चमड़े की रस्सियों से बांध दिया जाता था। हर 2 गाड़ियों के बीच से एक तोप आग उगलती थी। इसके 2 मशहूर तोपची थे, उस्ताद अली और मुस्तफ़ा। उस्ताद अली और मुस्तफ़ा, ये नाम तो एग्जाम ट्रैप्स में भी बहुत आते हैं। अच्छा, एग्जाम ट्रैप्स की बात निकली है तो बाबरनामा को लेकर भी एक बड़ा कंफ्यूजन है ना? हाँ, बहुत से लोग सोचते हैं कि मुगलों की भाषा फारसी थी तो बाबरनामा भी फारसी में लिखी गई होगी, पर यह गलत है। बाबर ने अपनी ये आत्मकथा अपनी मातृभाषा तुर्की में लिखी थी। अच्छा, तुर्की में। ये तो दिमाग में छप जाने वाला फैक्ट है। और एक ट्रैप उसके मकबरे को लेकर भी है ना? बिल्कुल। 1530 में जब उसकी मौत हुई तो पहले उसे आगरा के आराम बाग में दफनाया गया, लेकिन उसकी वसीयत के हिसाब से उसे खुली वादियों का शौक था, इसलिए बाद में उसे निकालकर काबुल ले जाया गया। तो मुगल संस्थापक का मकबरा भारत में नहीं, काबुल में है। आगरा से काबुल तक का सफर। ये तो हुई बाबर की बात। अब चर्चा को उसके सबसे बड़े बेटे नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं की तरफ मोड़ते हैं। हुमायूं का मतलब ही भाग्यशाली होता है, पर इसकी किस्मत तो किसी बुरे सपने जैसी थी ना? ये नाम और किस्मत का सबसे बड़ा विरोधाभास है। बाबर ने साम्राज्य तो जीत लिया, पर उसे सेटल करने का टाइम नहीं मिला। इसी का खामियाजा हुमायूं को भुगतना पड़ा। उसका शासनकाल 2 हिस्सों में बटा था। बीच के 15 साल उसे दर-दर की ठोकरें खानी पड़ी। और उसे भगाने वाला वो बिहार का शेर यानी शेरशाह सूरी था। दोनों के बीच 1539 का चौसा का युद्ध बहुत खतरनाक था। चौसा के युद्ध में तो शेरशाह ने हुमायूं को बुरी तरह फंसा लिया था। शेरशाह ने बारिश के मौसम का इंतजार किया, मुगलों के शिविर में पानी भर गया, तोपें कीचड़ में धंस गईं और तभी अचानक हमला हो गया। बिना तोपों के तो मुगल सेना एकदम लाचार हो गई होगी। सेना में भगदड़ मच गई। हुमायूं चारों तरफ से घिर गया, जान बचाने का कोई रास्ता नहीं था। तब उसे अपने घोड़े के साथ उफनती गंगा नदी में कूदना पड़ा। सोचिए, एक सम्राट नदी की लहरों से लड़ रहा है और वहीं किसी ने उसकी जान बचाई थी ना? हाँ, निजाम नाम के एक भिश्ती यानी पानी ढोने वाले ने अपनी चमड़े की मशक से उसे डूबने से बचाया था। बाद में हुमायूं ने उसे एक दिन का बादशाह भी बनाया था। और उस निजाम ने एक दिन में चमड़े के सिक्के भी चला दिए थे। लेकिन चौसा तो बस शुरुआत थी। असली तबाही तो 1540 में आई। जी, 1540 का कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। यहाँ शेरशाह ने हुमायूं को पूरी तरह कुचल दिया। हुमायूं को दिल्ली छोड़कर भागना पड़ा और दिल्ली पर सूर्यवंश का कब्जा हो गया। और फिर उसे अपनी पत्नी के साथ 15 साल तक ईरान और रेगिस्तानों में भटकना पड़ा। लेकिन 15 साल बाद वापसी भी तो हुई थी। 1555 में सरिंद के युद्ध में सिकंदर सूरी को हराकर उसने गद्दी वापस ले ली। वापसी तो शानदार थी, लेकिन इसके सिर्फ 1 साल बाद 1556 में एक बहुत ही अजीब हादसा हुआ। वही ना, कि वो लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिर के मर गया। इतनी मेहनत से साम्राज्य वापस पाया और सीढ़ियों से गिर गया। हाँ, दिल्ली के पुराने किले में उसकी बनवाई दीनपना लाइब्रेरी थी। आजान की आवाज सुनकर वो जल्दबाजी में उतरा, पैर फिसला और लड़खड़ाकर नीचे आ गिरा। इतिहासकार लीनपुल का एक बहुत मशहूर तंज है इस पर। वो तंज क्या है? उन्होंने लिखा था, हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही उसकी मौत हो गई। उफ, जीवन भर लड़खड़ाता रहा। ये लाइन तो सच में मार्मिक है। अब जाते जाते हुमायूं से जुड़े कुछ वीवीआईपी फैक्ट्स डिकोड कर लेते हैं। हुमायूंनामा किताब को लेकर भी लोग अक्सर गलती करते हैं। हाँ, लोग सोचते हैं कि यह हुमायूं ने खुद लिखी होगी या उसकी पत्नी ने, लेकिन हुमायूंनामा उसकी बहन गुलबदन बेगम ने लिखी थी। तो आत्मकथा बहन ने लिखी। और अगर पत्नी की बात करें तो हुमायूं का जो मकबरा दिल्ली में है वो उसकी पत्नी हाजी बेगम ने बनवाया था, राइट? बिल्कुल। और ये कोई आम मकबरा नहीं है। ये भारत का पहला ऐसा मकबरा है जिसमें डबल डोम यानी दोहरे गुंबद का इस्तेमाल किया गया था। अच्छा, डबल डोम। इसका क्या फायदा होता है?
अंदर से एक छोटा गुंबद कमरे का अनुपात सही रखता है और बाहर से एक विशाल गुंबद उसे दूर से भव्य दिखाता है। इसे देखकर ही शाहजहां ने ताजमहल बनाने की प्रेरणा ली थी। अरे वाह, जीते जी भटकता रहा पर मरने के बाद ताजमहल की नींव रख दी। तो दोस्तों, इस डीप डाइव के अंत में एक क्विक रिवीजन करते हैं। बाप बेटे का ये कॉन्ट्रास्ट बहुत मजेदार है। हाँ, इसे एक चार्ट की तरह याद कर सकते हैं। देखिए, पिता बाबर पूरी तरह आत्मनिर्भर था, लगातार युद्ध जीते, अपनी किताब खुद लिखी, आराम से बिस्तर पर मरा और मकबरा उसकी पसंद से काबुल में बना। वहीं बेटा हुमायूं आश्रित और अभागा था, शेरशाह से हारकर भागा, बहन ने किताब लिखी, सीढ़ियों से लड़खड़ा कर मरा और मकबरा पत्नी ने बनवाया। है ना कमाल का एनालिसिस? सच में ये विरोधाभास ही इतिहास को यादगार बनाता है। जिसके आगे बड़े बड़े सूरमा कांपते थे, वो असल में पढ़ना लिखना ही नहीं जानता था। वेट, सच में? जी हाँ छात्रों, आज हम एक अनपढ़ जीनियस का पूरा निचोड़ निकालने वाले हैं। आज हमारा डीप डाइव होगा मुगल साम्राज्य के उस चैप्टर पर जिसे एग्जामिनर को सबसे ज्यादा प्यार है, यानी सम्राट अकबर। सही पकड़ा। आज का ये सेशन स्टडी टेक के धुरंधरों के लिए एकदम मास्टर क्लास होने वाला है। हम सिर्फ डेट्स और नाम नहीं रटेंगे, बल्कि इस डीप डाइव में हम समझेंगे कि अकबर ने जो किया वो क्यों और कैसे किया। एग्जैक्टली। हम एग्जाम के हर उस ट्रैप को, हर उस मैचिंग क्वेश्चन को डिकोड करेंगे जहां आम तौर पर माइनस मार्किंग होती है। तो सभी अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए दोस्तों, क्योंकि ये हिस्टोरिकल सफर बहुत ही एक्शन पैक्ड होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, इस एपिक कहानी की शुरुआत करते हैं स्लाइड नंबर 1 से, परिचय और राज्याभिषेक। कहानी की शुरुआत किसी आलीशान सोने से जड़े महल में नहीं होती, बल्कि एक ऐसे बेघर बच्चे से होती है जो आगे चलकर महान सम्राट बना। दोस्तों, उस समय के जियोपॉलिटिकल माहौल को सोचिए जरा। हुमायूं, जो कि अकबर के पिता थे, उन्हें शेरशाह सूरी ने हराकर दिल्ली से खदेड़ दिया था। वो बेचारे दर दर की ठोकरें खा रहे थे। हाँ, और यहीं से बनता है एग्जाम का सीधा सवाल कि जन्म कब और कहाँ हुआ। सभी छात्र नोट करेंगे कि 1542 ईस्वी में अमरकोट, जो अब सिंध पाकिस्तान में है, वहां के राजपूत राजा वीर साल के महल में अकबर का जन्म हुआ था। यानी एक शरणार्थी मुगल बादशाह को एक हिंदू राजपूत राजा ने शरण दी थी। बिल्कुल। ध्यान दीजिए छात्रों, अकबर के दिमाग में धर्मों के मिलन का जो बीज था ना, वो शायद उसके जन्म के समय ही बो दिया गया था। ये बहुत ही गहरा पॉइंट है। लेकिन कहानी में एक अचानक ट्विस्ट तब आता है जब हुमायूं की अपनी लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरकर मौत हो जाती है। उस वक्त अकबर की आयु क्या थी? मात्र 13 या 14 वर्ष। बस। अब सभी लोग इस स्लाइड पर दी गई तस्वीर को ध्यान से देखिए। एक प्यारा सा कार्टून रूपी बाल अकबर, सर पर एक बड़ा सा ताज पहने, किसी मखमली गद्दी पर नहीं बल्कि एक छोटे से ईंटों के सिंहासन पर बैठा है। एकदम इनोसेंट सा चेहरा। हाँ, लेकिन यहाँ मेरा एक दिमागी सवाल है। बैरम खान, जो कि अकबर का संरक्षक था, वो तो एक सीजन्ड मिलिट्री जनरल था ना? हाँ, बिल्कुल था। तो अगर राजा छोटा था, तो बैराम खान ने प्रॉपर इंतजार करके एक शाही ताजपोशी क्यों नहीं की? ईंटों पर ताज पहनाने की क्या फत आई थी भाई? बैराम खां चाहता तो खुद गद्दी पर बैठ जाता। अरे, यही तो एग्जाम का वीआईपी पॉइंट है, और हिस्ट्री का सबसे बड़ा टैक्टिकल मूव भी। देखो, दिल्ली में हुमायूं की मौत की खबर आते ही दुश्मन गद्दी हथियाने के लिए दौड़ पड़े थे। अच्छा। जब ये खबर आई, तब अकबर पंजाब के कालानौर में था। बैराम खान बहुत चतुर था। वो जानता था कि पावर वैक्यूम, यानी सत्ता का खालीपन, एक दिन के लिए भी नहीं छोड़ा जा सकता। वरना बगावत हो जाती। एकदम। अगर सेना को पता चलता कि उनका कोई राजा नहीं है, तो बगावत तय थी। सोने के सिंहासन का इंतजार करने का वक्त ही नहीं था उनके पास। इसलिए बैराम खान ने तुरंत ईंटों का एक चबूतरा बनवाया और वहीं पंजाब के कालानौर में उस 13 साल के बच्चे का राज्याभिषेक कर दिया, ताकि सेना के पास एक नेता हो। भाई वाह, क्या जबरदस्त क्राइसिस मैनेजमेंट था ये। ईंटों पर ताजपोशी, मतलब सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का अल्टीमेट एग्जाम्पल। हाँ। अब इस कॉन्सेप्ट को हमेशा के लिए दिमाग में छपने के लिए दोस्तों, हमारी मजेदार मेमोरी ट्रिक का वक्त हो गया। बिल्कुल। सभी छात्र मेरे साथ मेंटली दोहराएं। ईंटों पर बैठकर 13 साल का लड़का कलनौर भटकेगा। कलनौर भटकेगा। एक बार और। ईंटों पर बैठकर 13 साल का लड़का कलनौर भटकेगा। इस एक मैजिक लाइन में ईंट का सिंहासन, 13 साल की आयु और कलनौर लोकेशन,
तीनों परमानेंटली क्लियर हो गए। एकदम सॉलिड ट्रिक है ये। ईंटों पर ताजपोशी तो हो गई, लेकिन दोस्तों, ताज पहनना आसान है, उस ताज को दुश्मनों से बचाना उससे भी बड़ी चुनौती थी। इस सर्वाइवल की लड़ाई को समझने के लिए देखते हैं स्लाइड 2, ऐतिहासिक युद्ध पार्ट 1। ये स्लाइड उसका जीता जागता सबूत है। सही कहा। ये तस्वीर भारत के इतिहास की सबसे डिसाइसिव बैटल्स में से एक, पानीपत के द्वितीय युद्ध की कहानी कहती है। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। हाँ, साल था 1556 ईस्वी। एक तरफ थी 13 साल के अकबर की सेना, जिसका नेतृत्व उसका वफादार जनरल बैरम खान कर रहा था, और दूसरी तरफ था अफगान शासक आदिल शाह का बेहद ताकतवर अपराजय हिंदू सेनापति हेमू। बाप रे, हेमू तो खतरनाक था। दोस्तों, मैं आपको ग्राउंड रियलिटी बताती हूँ। हेमू के पास विशाल हाथी थे और वो तकरीबन युद्ध जीत ही चुका था। मुगल सेना के होश उड़े हुए थे और उनमें भागदार मचने ही वाली थी। लेकिन तभी हिस्ट्री का सबसे बड़ा बटरफ्लाई इफेक्ट होता है दोस्तों। क्या हुआ? हवा में उड़ता हुआ एक रैंडम तीर पता नहीं कहां से आया और सीधा हेमू की आंख में आकर लग गया। अरे वाह! हेमू अपने हाथी से नीचे गिरा और उसकी सेना को लगा कि उनका नेता मारा गया। जो बाजी हेमू 99% जीत चुका था, वो एक तीर ने मुगलों की झोली में डाल दी। माइंड ब्लोइंग। सोचिए दोस्तों, अगर वो एक तीर 2 इंच इधर उधर हो जाता ना, तो आज हमारी हिस्ट्री की किताबें बिल्कुल अलग होती। और यहीं पर एग्जाम में एक वीवीआईपी फैक्ट पूछा जाता है जो 90% छात्र मिस कर देते हैं। सही पकड़ा। वो वीआईपी फैक्ट ये है, हेमू दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक था, और इसने एक छोटी मोटी नहीं बल्कि भारत के इतिहास की सबसे गरिमाई उपाधि ली थी, विक्रमादित्य। विक्रमादित्य। हाँ, एग्जाम में सीधा सवाल टपकेगा कि 14वां और अंतिम विक्रमादित्य कौन था, तो जवाब होगा हेमू। लेकिन दोस्तों, साम्राज्य वहीं तक नहीं रुकता। विस्तार के रास्ते में अब सबसे बड़ी चट्टान बनकर खड़े थे मेवाड़ के महान शूरवीर। इसलिए आगे बढ़ते हैं स्लाइड 3 की तरफ, ऐतिहासिक युद्ध पार्ट 2, यानी हल्दी घाटी का युद्ध। साल था 1576 ईस्वी। मुकाबला था शेरे मेवाड़ महाराणा प्रताप और अकबर की विशाल सेना के बीच। और यहाँ ध्यान देने वाली सबसे बड़ी बात यह है ना कि अकबर खुद कभी महाराणा प्रताप के सामने युद्ध के मैदान में नहीं आया। हाँ, ये सच है। उसकी सेना का नेतृत्व 2 लोग कर रहे थे, मान सिंह और आसफ खान। छात्रों, स्लाइड की तस्वीर पर गौर कीजिए। एक तरफ एक विशाल शाही तरीके से सजा धजा हाथी खड़ा है जिसका नाम है राम प्रसाद, और दूसरी तरफ एक बेहद शानदार बिजली की तरह ऊर्जा से भरा हुआ सफेद घोड़ा है, यानी चेतक। चेतक की कहानियां तो हम सबके दिलों में बसी हैं। और यहीं पर आता है हमारा सबसे बड़ा यूपीएससी ट्रैप नोट। हाँ, ट्रैप नोट। ये एग्जामिनर की चालाकी का मास्टर क्लास है दोस्तों। एग्जामिनर आपके जज्बातों के साथ खेलता है। सच में, बचपन से हर किसी ने चेतक की स्वामी भक्ति की कहानियां पढ़ी हैं, पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सवाल अचानक से घूमकर आता है कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के हाथी का क्या नाम था, और पहला ऑप्शन ए क्या होता है? चेतक। हाँ, एग्जामिनर एकदम क्लिकबेट करता है यहाँ पर। उसे पता है कि स्टूडेंट प्रेशर में क्वेश्चन आधा पढ़ेगा और महाराणा प्रताप देखते ही चेतक पर गोला मार देगा। यानी एग्जामिनर को पता है कि दिमाग में घोड़ा सेट है, इसलिए वो हाथी पूछता है। पर दोस्तों, हमें जज्बाती नहीं, स्मार्ट बनना है। हाथी का नाम राम प्रसाद था। सही कहा। और बदकिस्मती से जब मुगलों ने इस शूरवीर हाथी को पकड़ा ना, तो उन्होंने इसका नाम बदलकर पीर प्रसाद कर दिया था। तो इस ट्रैप को बाईपास करने की अपनी फेल प्रूफ ट्रिक क्या है? ट्रिक बहुत ही सिंपल और थोड़ी चीकी है छात्रों। हल्दी घाटी में चेतक दौड़ा पर एग्जामिनर ने राम प्रसाद का नाम छोड़ा। ये लाइन एग्जाम हॉल में घूमेगी तो ऑटोमेटिकली ऑप्शन ए वाले ट्रैप से बच जाओगे। राम प्रसाद हाथी था। ब्रिलियंट। अब देखिए दोस्तों, तलवार से आप जमीन तो जीत सकते हैं, पर दिमाग और नीतियों के बिना आप जनता का दिल नहीं जीत सकते। एकदम। एक लड़ाकू से एक महान सम्राट बनने का सफर स्लाइड 4 से शुरू होता है। अकबर के सुधारों का चक्रव्यूह। ये स्लाइड एक मास्टर ट्रिक स्लाइड है। तस्वीर में देखकर आप समझ जाएंगे, एक बड़ा सा चमकता हुआ बल्ब है जो एक अचानक आए ब्राइट आइडिया को दर्शाता है, और उसके बगल में एक लकड़ी का उलझा हुआ कॉम्प्लेक्स पजल बॉक्स है, यानी चक्रव्यूह। हिस्ट्री के पेपर में अकबर के सुधारों का वर्ष यानी ईयर मैच करने के लिए पूछा जाना तय है। पक्का आता है।
और वहीं अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स इस पजल बॉक्स की तरह उलझ जाते हैं। ये चक्रव्यूह इतना खतरनाक इसलिए है क्योंकि 1562 से लेकर 1582 तक लगातार एक के बाद एक नई पॉलिसीज आईं। डेट्स आपस में ऐसे मिक्स होती हैं जैसे जलेबी। हाँ, बिल्कुल। लेकिन स्टडी टेक के धुरंधरों को घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हमने इस लकड़ी के उलझे पजल बॉक्स को इस चमकते बल्ब वाले आइडिया से हमेशा के लिए तोड़ दिया है। आज मैं आपको एक ऐसी देसी ट्रिक दूंगी कि ये पूरी क्रोनोलॉजी, ये पूरा टाइमलाइन बस एक सांस में याद हो जाएगा। दोस्तों, तुरंत अपना पेन पेपर उठा लीजिए और ये मैजिकल मास्टर लाइन लिखिए। दास ने तीर्थ किया और जिजिया माफ करवाकर इबादत की, फिर महजर पढ़कर दीन अपना लिया। परफेक्ट। चलिए मैं इस ट्रिक के पीछे की साइकोलॉजी समझाती हूँ कि ये एक लाइन कैसे पूरी क्रोनोलॉजी का सोल्यूशन है। ये एक नॉर्मल सेंटेंस नहीं है दोस्तों, ये असल में 6 अलग-अलग ऐतिहासिक इवेंट्स का क्रमबद्ध ऑर्डर है। अच्छा। अगर एग्जाम में ऑर्डर लगाने को आ जाए कि पहले इबादत खाना बना या जजिया माफ हुआ, तो बस दिमाग में उस दास की स्पिरिचुअल कहानी चलानी है। दास से तीर्थ, फिर जजिया, फिर इबादत, फिर मजहर और आखिरी में दीन। एकदम लॉजिक के साथ कहानी फ्लो कर रही है। कमाल है। तो चलिए इस मास्टर ट्रिक को डिटेल में खोलते हैं स्लाइड 5 में। क्रोनोलॉजी डिकोडेड। दोस्तों, स्लाइड की तस्वीर ध्यान से देखिए जरा। इसमें सुनहरी घुमावदार सीढ़ियां, गोल्डन स्पाइरल स्टेयर्स ऊपर की तरफ बढ़ रही हैं। हर एक सीढ़ी पर एक साल और एक अचीवमेंट लिखी है। ये वही सीढ़ियां हैं जिन पर चढ़कर अकबर इतिहास में अमर हुआ। चलिए हम भी एक एक सीढ़ी चढ़ते हैं और कॉन्सेप्ट समझते हैं। पहली सीढ़ी, ट्रिक का वर्ड था दास। 1562 ईस्वी, दास प्रथा का अंत, यानी स्लेवरी अबॉलिश्ड। राइट। पहले नियम था कि युद्ध में हारे हुए सैनिकों और उनके परिवारों को गुलाम बना लिया जाता था। अकबर ने इस पर पूरी तरह रोक लगा दी। दूसरी सीढ़ी, तीर्थ। 1563 ईस्वी, तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति। पिलग्रिमेज टैक्स। हाँ। हिंदुओं को अपने ही पवित्र स्थानों पर जाने के लिए टैक्स देना पड़ता था, जो कि बंद कर दिया गया। और फिर आती है तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट सीढ़ी, जजिया। 1564 ईस्वी, जजिया कर की समाप्ति। ये एक तरह का सिक्योरिटी टैक्स था जो सिर्फ गैर मुस्लिमों पर लगता था। लेकिन यहां मैं एक सवाल उठाना चाहता हूं आपसे। पूछिए। ये 1564 में जजिया को खत्म करना हिस्ट्री की किताबों में इतना बड़ा मास्टर स्ट्रोक क्यों माना जाता है? यानी सिर्फ एक टैक्स ही तो हटाया था, इतनी हाहाकार क्यों मच गई? ये तो वाई और हाउ का खेल है। देखिए, साम्राज्य की 80% जनता हिंदू थी। जजिया कोई आम टैक्स नहीं था, यह एक अपमान की तरह देखा जाता था। यानी आप हमारे धर्म के नहीं हैं, इसलिए आप एक्स्ट्रा पैसे देंगे। ओह, समझ गया। अगर आज हम कॉर्पोरेट टर्म में सोचे ना, तो ये वैसा ही था जैसे किसी स्पेसिफिक कम्युनिटी पर गवर्नमेंट अचानक से एक्स्ट्रा इनकम टैक्स लगा दे। जब अकबर ने ये टैक्स हटाया तो उसने मेजॉरिटी जनता, खास तौर पर ताकतवर राजपूतों के दिलों को जीत लिया। उन्हें साइकोलॉजिकली रियलाइज हुआ होगा कि ये मुगल शासक पिछले वालों से अलग है। एकदम, ये भेदभाव नहीं करता। इसी एक अकेले कदम ने मुगल साम्राज्य की उम्र 200 साल बढ़ा दी। क्या जबरदस्त सोशियो पॉलिटिकल मास स्ट्रोक था यार। इसलिए जनता उसे अपना मानने लगी। चलिए ट्रिक की आखिरी सीढ़ियों पर चलते हैं दोस्तों। इबादत। 1575 ईस्वी, इबादत खाना की स्थापना। दोस्तों, फतेहपुर सीकरी में ये एक ऐसा प्रेयर हॉल बनाया गया जहां थर्सडे को हर धर्म जैसे हिंदू, मुस्लिम, जैन, पारसी, क्रिश्चियन सबके विद्वान आकर फिलॉसफी पर डिबेट करते थे। एक तरह का मीडिएवल यूनाइटेड नेशंस ऑफ रिलीजन। सही बताया। फिर आता है महजर। 1579 ईस्वी, महजर की घोषणा। इस डिक्री के जरिए अकबर ने धर्म के मामलों में खुद को सर्वोच्च घोषित कर दिया, यानी सुप्रीम आर्बिटर। अगर उलेमाओं में मतभेद हो तो फाइनल रिलीजियस डिसीजन राजा का होगा। और सबसे आखिरी सीढ़ी? आखिरी सीढ़ी जी, दीन। 1582 ईस्वी, दीन इलाही नामक नए धर्म की शुरुआत। इन सभी धर्मों के डिबेट सुनने के बाद अकबर को लगा कि हर धर्म में कुछ अच्छाइयां हैं, तो उसने सबकी बेस्ट प्रैक्टिसेस को मिलाकर ये नया एथिकल कोड बनाया। अच्छा। यहाँ एक और वीआईपी फैक्ट निकल कर आता है छात्रों। दीन इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला पहला और इकलौता हिंदू कौन था? कौन था? वो थे हमारे प्यारे बीरबल। बहु बीरबल। उनके अलावा किसी भी हिंदू राजपूत दरबारी जैसे मानसिंह वगैरह ने इसे नहीं अपनाया। और मजेदार बात यह है कि अकबर ने किसी को फोर्स भी नहीं किया। यही बातें उसे महान बनाती हैं।
खैर, जनता खुश हो गई, दुश्मन शांत हो गए, पर स्लाइड 6 हमें याद दिलाती है कि सिर्फ अच्छे विचारों से एम्पायर नहीं चलता। बिल्कुल नहीं। उसके लिए कैश और स्ट्रॉन्ग मिलिट्री बैकएंड चाहिए बॉस। आते हैं स्लाइड 6 पर, मनसबदारी और राजस्व प्रणाली। दोस्तों, इस स्लाइड की तस्वीर को दिमाग में बैठाइए। एक बड़ा सा तराजू है जिसके एक पल्ले में चमकते हुए सोने के सिक्के रखे हैं और दूसरे पल्ले में एक लकड़ का घोड़ा है। ये सीधा सीधा पैसा और मिलिट्री पावर का एब्सोल्यूट बैलेंस दिखा रहा है। एग्जैक्टली। इन दोनों पलड़ों को बैलेंस करने के लिए अकबर ने दो बेहद कॉम्प्लेक्स और ब्रिलियंट सिस्टम लाए। मिलिट्री को ऑर्गेनाइज करने के लिए वो लाया मनसबदारी प्रथा। ये आम सेना नहीं थी, ये मोंगलों की दशमलव प्रणाली पर आधारित रैंक सिस्टम था। हर अधिकारी को एक रैंक मिलती थी जिसे मनसब कहते थे। ओके। इस रैंक का मैथमेटिक्स एग्जाम में बार बार आता है दोस्तों। इसमें दो हिस्से थे, जत और सवार। कॉर्पोरेट जॉब से इसका कंपैरिजन करें तो इसका आसान भाषा में मतलब क्या निकलेगा? कॉर्पोरेट एनालॉजी यहाँ परफेक्ट फिट बैठी है दोस्तों। जात को आप समझिए एम्प्लॉय की कॉर्पोरेट रैंक या सैलरी बैंड, जैसे कोई मैनेजर है, कोई वीपी है या डायरेक्टर है। हाँ। जात बताता था कि दरबार में अधिकारी का स्टेटस और व्यक्तिगत वेतन यानी पर्सनल सैलरी क्या है। दूसरी तरफ सवार का मतलब था उसका टीम साइज या डिपार्टमेंट का बजट। ओह, यानी उस अधिकारी को युद्ध के वक्त कितने घुड़सवार मेंटेन करके राजा को देने हैं? एकदम सही। जितना बड़ा जात मतलब वीपी लेवल, उतना बड़ा उसका स्टेटस, और जितना बड़ा सवार यानी नंबर ऑफ हॉर्स, उतनी बड़ी उसकी जिम्मेदारी। इस सिस्टम ने रीजनल गवर्नर्स को प्राइवेट आर्मीज बनाने से रोक दिया क्योंकि प्रमोशन डायरेक्टली राजा के हाथ में था। माइंड ब्लोइंग। डिसेंट्रलाइज्ड येट टोटली सेंट्रलाइज्ड सिस्टम। और उस तराजू के दूसरे पड़ले वाले सोने के सिक्के, यानी इस पूरी आर्मी का खर्चा कहाँ से निकल रहा था? वो पैसा आ रहा था उनके नए रेवेन्यू मॉडल से। 10 साला बंदोबस्त 1580 ईस्वी में अकबर के ब्रिलियंट वित्त मंत्री तोडरमल ने से डिजाइन किया। फाइनेंस मिनिस्टर तोडरमल? हाँ, दहा का मतलब 10 और साल मतलब ईयर। इसमें पिछले 10 साल की फसल की पैदावार और किस्मतों का एक मूविंग एवरेज निकाला जाता था और उस एवरेज के आधार पर अगले साल का टैक्स तय होता था। अरे वाह! फायदा ये था कि किसानों को पता था कि उन्हें कितना टैक्स देना है और सूखे के वक्त अचानक उन पर टैक्स का बोझ नहीं पड़ता था। इम्पॉर्टेंट नोट ध्यान रखना दोस्तों, चूंकि इसे तोडरमल ने बनाया था इसलिए इसे तोडरमल बंदोबस्त या जब्ती प्रणाली भी कहते हैं। पैसे और पावर के इस बैलेंस तराजू को हमेशा के लिए याद रखने का फॉर्मूला क्या है दोस्तों? सभी लिखेंगे, दहशाला का टैक्स तोडरमल ने निकाला, जात और सवार से मनसबदारी को संभाला। एकदम स्मूथ और लॉजिकल। अब सोचिए दोस्तों, साम्राज्य का खजाना सेट है, फेल प्रूफ आर्मी सेट है, जनता लॉयल है, पर एक इंसान अकेला इस मैसिव मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन जैसी मशीन को कैसे चलाएगा? अकेले तो नहीं होगा। उसे चाहिए एक सीईओ लेवल के लोगों की टीम, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और यहाँ ग्रैंड एंट्री होती है स्लाइड 7 की, अकबर के नवरत्न, द मैचिंग ट्रैप, पार्ट 1। दोस्तों, तस्वीर बिल्कुल मैजिकल है। एक पुरानी जादुई किताब खुल रही है और उसके पन्नों के अंदर से 9 चमकते हुए अलग अलग रंगों के हीरे यानी जेम्स उड़ के आसमान में जा रहे हैं। ये 9 जेम्स हैं अकबर के 9 सुपर जीनियसेस। लेकिन यहाँ एग्जामिनर आपसे बड़ा ही खतरनाक मैचिंग ट्रैप खेलता है। कैसा ट्रैप? वो एग्जाम पेपर में इन नवरत्नों के आम नाम नहीं, उनके असली और पूरे नाम मैच करने को देता है, जिसे पढ़कर स्टूडेंट के पसीने छूट जाते हैं। ओहो, रियल नेम्स पूछते हैं। बिल्कुल। चलिए पहले 4 नवरत्नों का रट्टा परमानेंटली लगवा देते हैं। पहले जन थे अबुल फजल। इन्होंने अकबर की पूरी बायोग्राफी, अकबरनामा और एडमिनिस्ट्रेशन का मैनुअल आईने अकबरी लिखी। एक तरह से ये मुगल एम्पायर के पीआर हेड थे। दूसरे हैं बीरबल। इनका असली नाम एग्जाम में हर बार पूछा जाता है दोस्तों, महेश दास। महेश दास। हाँ, बीरबल की हाजिर जवाबी और कविताओं से खुश होकर अकबर ने इन्हें कवि प्रिया की उपाधि दी थी। और तीसरे हीरे हैं संगीत के जादूगर तानसेन। सबको पता है तानसेन कौन है, पर उनका असली नाम क्या था? रामतनु पांडे। ध्यान से सुनिए छात्रों, रामतनु पांडे। और इनकी उपाधि तो भाई इतनी बड़ी और ऐतिहासिक है कि बोलते बोलते सांस अटक जाए। क्या थी? कंठभरण वाणी विलास। बाप रे। यानी एक ऐसी आवाज जिसके कंठ में सरस्वती का आभूषण हो। और चौथे जेम थे तोडरमल, जिन्हें हमने अभी समझा। ये थे सीएफओ,
जिन्होंने दसाला और जब्ती सिस्टम लाए। तो छात्रों, एग्जामिनर के स्ट्रैप को तोड़ने की हमारी मैजिक लाइन दिमाग में फिट कर लीजिए। महेश दास बने बीरबल महान, रामतनु पांडे ने तानसेन बन छेड़ी तान। महेश दास मतलब बीरबल, रामतनु पांडे मतलब तानसेन। लॉक कर लीजिए इस फैक्ट को। एकदम लॉक्ड। अब बढ़ते हैं स्लाइड 8 पर, अकबर के नवरत्ना पार्ट 2। इन 9 चमकते हीरो में से बाकी बचे हुए 5 सुपर हीरोज का इंट्रोडक्शन होगा यहाँ। दोस्तों, इस स्लाइड की तस्वीर जरूर देखिए, बहुत मजेदार है। एक चांदी की चमकती थाली है, उस थाली में 2 प्याज सजे हुए हैं, अनियंस, और उनके ठीक बगल में एक 30 धार वाली शाही तलवार रखी है। खाना और युद्ध एक साथ। आइए इसका राज खोलते हैं। पहले हम उस शाही तलवार को उठाते हैं। 5वें नवरत्ना थे मान सिंह, जो कि एम्पायर के प्रधान सेनापति थे, कमांडर इन चीफ। ये वही राजपूत राजा भगवान दास के बेटे थे जिन्हें हल्दी घाटी की युद्ध में सेना का नेतृत्व दिया गया था। अच्छा। छठे हैं अब्दुल रहीम खाने खाना। दोस्तों, शुरुआत का बैराम खान याद है? हाँ, जिसने ताजपुशी की थी ईंटों पर और जिसका कत्ल हो गया था। अब्दुल रहीम उन्हीं बैराम खान के बेटे थे। अकबर ने इन्हें अपने बेटे की तरह पाला और ये एक महान हिंदी कवि बने। इनके लिखे दोहे आज भी हमारी हिंदी की किताबों में पढ़ाए जाते हैं। क्या सेक्युलरिज्म और कंपैशन का कॉम्बिनेशन था ये? सच में। 7वें नंबर पर आते हैं फैजी। ये दरबार के राजकवि थे और अबुल फजल के बड़े भाई थे। अब आते हैं तस्वीर वाली उस थाली और 2 प्याज पर। 8वें नवरत्न थे मुल्ला 2 प्याजा। ये अरब से आए हुए फॉरेन पॉलिसी सलाहकार थे। मजाक और हिस्ट्री का कॉम्बिनेशन देखिए कि इनका ये अजीब नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इन्हें पनीर की सब्जी में या अपने खाने में हमेशा 2 प्याज बहुत ज्यादा पसंद थे। लोग उन्हें 2 प्याजा बुलाने लगे और यही नाम इतिहास में दर्ज हो गया। हा हा हा, वाकई इतिहास कितना अजीब होता है। और आखिरी यानी 9वें नवरत्न थे हकीम हम्माम। ये नाम ही अपना काम बता रहा है, हकीम यानी फिजिशियन। ये शाही हकीम होने के साथ साथ अकबर के पर्सनल सलाहकार भी थे। दोस्तों, इस पूरी टीम पर एक इम्पॉर्टेंट नोट समझना जरूरी है। वो क्या? इस लिस्ट को जरा बर्ड आई व्यू से देखिए। तानसेन, बिरबल, मानसिंह, टोडरमल हिंदू थे, वहीं अबुल फजल, फैजी, रहीम मुस्लिम थे। ये कंप्लीटली मिक्स टीम दिखाती है कि अकबर की नीति धर्मनिरपेक्ष थी, सेक्युलर थी। उसने मेरिट और टैलेंट को हमेशा धर्म और कास्ट से ऊपर रखा। दैट इज ट्रू लीडरशिप राइट देयर दोस्तों। और हमारी क्लास ट्रिक्स के बिना आगे नहीं बढ़ती, तो इन आखिरी नामों का परमानेंट मेमोरी में बैठाने के लिए ट्रिक है, मुल्ला को पसंद 2 प्याज, हकीम हुमाम करते शाही इलाज। वेरी स्मूथ एंड स्पॉट ऑन। अब देखिए छात्रों, अकबर का साम्राज्य अब अपनी एक्सट्रीम पीक पर है। वेल्थ है, सिक्योर बॉर्डर्स हैं और एक सुपर एफिशिएंट टीम एम्पायर चला रही है। एक सक्सेसफुल सम्राट के पास आखिरी काम क्या बचता है? क्या? अपनी परमानेंट लेगेसी यानी निशानी छोड़ना। एक ऐसी निशानी जो सदियों तक आने वाली पीढ़ियों को उसकी ताकत याद दिलाए। चलिए चलते हैं अपने डीप डाइव के आखिरी पड़ाव, स्लाइड 9 पर, अकबर की वास्तुकला। आर्किटेक्चर। जब बात आर्किटेक्चर की आती है तो अकबर ने स्केल ही बदल दिया था। दोस्तों, इस स्लाइड की तस्वीर अपने जहन में उतार लीजिए। आसमान को छूता हुआ सुर्ख लाल पत्थर से बना एक बेहद भव्य और विशाल दरवाजा। ये कोई आम दरवाजा नहीं है। इसकी ऊंचाई इतनी ज्यादा है कि एक नॉर्मल इंसान इसके आगे चींटी के बराबर महसूस करता है। ये दुनिया का सबसे मैसिव आर्किटेक्चर यानी बुलंद दरवाजा है। लेकिन पहले थोड़ा पीछे चलते हैं। ध्यान रखिए कि अकबर ने स्ट्रेटेजिक और वाटर सप्लाई रीजन से अपनी राजधानी आगरा से हटाकर एक नए बनाए शहर फतेहपुर सीकरी में शिफ्ट कर ली थी। वहीं पर जमा मस्जिद के कंपाउंड में ये बुलंद दरवाजा स्थित है, जो कि पूरे भारत का सबसे बड़ा और ऊंचा दरवाजा है। लेकिन एग्जाम का फोकस इसकी हाइट पर नहीं होता। वीआईपी फैक्ट सुनिए, अकबर ने ये आसमान छूता दरवाजा अपनी गुजरात विजय की भारी खुशी में बनवाया था। गुजरात विक्ट्री पर? हाँ, गुजरात जीतने का मतलब था समुद्र ट्रेड और एक्सट्रीम वेल्थ पर कब्जा। इस मेगा विक्ट्री पर उसने ये मेगा मॉन्यूमेंट बनवाया। एकदम लॉजिकल। गुजरात जीता, पैसा आया और उस पैसे से फतेहपुर सिकरी सजा। और एग्जाम में गलती से भी कंफ्यूज मत होना दोस्तों, अकबर का आर्किटेक्चर सिर्फ दरवाजे तक सीमित नहीं था। उसने डिफेंसिव आर्किटेक्चर यानी कि कई प्रमुख किले भी बनवाए जो ज्योग्राफी और हिस्ट्री मैच करने के लिए आते हैं। बिल्कुल। आगरा का लाल किला,
ध्यान रहे दोस्तों, दिल्ली वाला लाल किला शाहजहां ने मार्बल और पत्थर से बनवाया, पर आगरा का विशाल लाल किला अकबर ने शुरू किया था। फिर इलाहाबाद का किला जो 2 नदियों के संगम पर है, और लाहौर का किला, ये सब उसी के रेन के मास्टरपीसेस हैं। और आखिर में जब 1605 में उसकी मौत हुई तो उसका मकबरा बनवाया गया सिकंदरा में, जो कि आगरा के पास ही स्थित है। इस ग्लैन आर्किटेक्चर को याद रखने के लिए हमारी आखिरी और सबसे बुलंद ट्रिक नोट करिए। गुजरात जीतने की खुशी इतनी बुलंद हुई कि सिकरी में सबसे बड़ा दरवाजा खड़ा कर दिया। बस इस एक सिंगल लाइन से बुलंद दरवाजा, गुजरात विजय और फतेहपुर सिकरी की लोकेशन, ये तीनों मैसिव फैक्ट्स लॉक हो गए। दोस्तों, इस सेशन को एंड करने से पहले मैं चाहता हूं आप थोड़ा रुकिए और एक ब्रॉडर पिक्चर सोचिए। अपने दिमाग में वापस उस पहली स्लाइड की इमेज बनाइए। एक 13 साल का बेघर लड़का जो दर-दर भटक रहा था, जिसके पास अपना घर तो छोड़िए बैठने के लिए ठीक से लकड़ी का सिंहासन तक नहीं था, वो ईंटों पर बैठा था। और आज की इस आखिरी स्लाइड को देखिए। उसी लड़के ने आगे चलकर आसमान छूने वाला बुलंद दरवाजा बनवाया, पूरे देश में नए सिस्टम्स लागू किए और पूरे भारत को एक कर दिया। लेकिन इस ऐतिहासिक ग्रैंडनेस के बावजूद एक थॉट प्रोवोकिंग बात है दोस्तों। वो क्या? अकबर ने इतना विशाल साम्राज्य बनाया, धर्मों को जोड़ा, नए शहर बसाए, पर अपने ही आंगन में वो हार गया। उसका अपना सगा बेटा जहांगीर, जिसके लिए उसने सालों मन्नतें मांगी थीं, उसी बेटे ने आगे चलकर अकबर के खिलाफ ही बगावत कर दी। और पता है, उनके सबसे खास नवरत्ना अबुल फजल की हत्या करवा दी। बाप रे। एक महान सम्राट का आखिरी वक्त कितना अकेलापन और दुख भरा रहा होगा। ये सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। एक महान सम्राट होने की कीमत शायद उसने एक विफल पिता बनकर चुकाई। क्या पब्लिक लाइफ की इतनी बड़ी सक्सेस प्राइवेट लाइफ की ट्रेजेडी की गारंटी बन जाती है? इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इतिहास सिर्फ याद रखने के लिए नहीं, समझने के लिए होता है। जहांगीर के शासनकाल की शुरुआत होती है, यानी 1605 से 1627 ईस्वी का समय। अकबर के इतने विशाल साम्राज्य को संभालने की जिम्मेदारी एक ऐसे बेटे पर आती है जिसका बचपन का नाम सलीम था। हाँ, और ये नाम सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा गया था, क्योंकि अकबर को एक वारिस की बहुत सख्त जरूरत थी उस वक्त। राइट। लेकिन सत्ता में आते ही सलीम यानी जहांगीर ने जो सबसे पहला काम किया वो सच में हैरान करने वाला था। और वो थी न्याय की सुनहरी जंजीर, जिसे जंजीर आदाल भी कहा जाता है। अरे हाँ, जंजीर आदाल। ये जंजीर केवल सोने का एक टुकड़ा नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल मैसेज था। इसे आगरा के किले के शाह बुर्ज से लेकर यमुना नदी के किनारे एक पत्थर के खंभे तक बंधा गया था। और उसमें 7 घंटियां लगी थी, राइट? बिल्कुल। इसका मेन मोटिव ये था कि साम्राज्य का कोई भी साधारण से साधारण व्यक्ति जिसे लोकल ऑफिशियल्स या सामंतों से न्याय ना मिल रहा हो, वो सीधे आकर इस जंजीर को खींच सकता था। वाह। जंजीर खींचते ही घंटियां बजती थीं और सुल्तान खुद उस फरियादी की बात सुनता था। अगर इसको आज के कॉन्टेक्स्ट में समझे ना, तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही मॉडर्न लगता है। मतलब ये कुछ ऐसा था जैसे आपको किसी कंपनी के कस्टमर केयर से बात करने में परेशानी हो रही हो और वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे, तो आप एक ऐसा बटन दबाए जिससे सीधे उस कंपनी के सीईओ को कॉल लग जाए। ये एनालॉजी तो बहुत सटीक है। या फिर जैसे आजकल हम किसी सिस्टम से परेशान होकर सीधे ट्विटर पर गवर्नमेंट या किसी मंत्री को टैग कर देते हैं, सीधा डायरेक्ट कनेक्शन। एग्जैक्टली। उस दौर की एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में ना राजा और आम जनता के बीच अनगिनत भ्रष्ट अधिकारी हुआ करते थे। एक किसान की आवाज राजा तक पहुंचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। तो न्याय की ये जंजीर उन बीच के करप्ट ऑफिशियल्स को बाईपास करने का एक क्रांतिकारी तरीका थे। एक साइकोलॉजिकल टूल की तरह काम करता होगा ये। सही पकड़ा। जहांगीर जनता में ये ट्रस्ट जगाना चाहता था कि अकबर के बाद जो नया राजा आया है वो उनके लिए एक्सेसिबल है। सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत करने का ये एक बहुत ही चतुर तरीका था। अच्छा, न्याय व्यवस्था के साथ साथ जहांगीर का शासनकाल एक और चीज के लिए बहुत फेमस है, चित्रकला का स्वर्ण युग। मतलब ऐसा लगता है जैसे उन्हें राजकाज से ज्यादा रंगों और ब्रश स्ट्रोक्स में इंटरेस्ट था। कला के प्रति उनका पैशन सच में अद्भुत था। जहांगीर के टाइम में ना मुगल पेंटिंग ने एक बहुत बड़ा शिफ्ट देखा। किस तरह का शिफ्ट? देखिए, अकबर के समय में जो चित्रकला होती थी वो मेन रूप से मैन्युस्क्रिप्ट्स या किताबों को सजाने के लिए होती थी, जैसे कि दास्ताने अमीर हमजा।
लेकिन जहांगीर के समय में इंडिविजुअल पोर्ट्रेट्स और नेचर के माइक्रो लेवल डिटेल पे जोर दिया जाने लगा। ओ, मतलब पर्सनल पोर्ट्रेट्स बनने लगे थे। हाँ, और जहांगीर का एक बहुत ही मशहूर दावा है। अपनी आत्मकथा तुज़ुक-ए जहांगीरी में उसने लिखा है कि अगर एक ही पेंटिंग में आंख किसी एक चित्रकार ने बनाई हो और भौएं किसी और ने, तो मैं केवल देखकर बता सकती हूँ कि कौन सा हिस्सा किस आर्टिस्ट की कलम का कमाल है। वेट, सच में ये दावा तो सच में हैरान करने वाला है। मतलब एक राजा चेक कर रहा है कि ब्रश किस एंगल से किसने घुमाया है। बिल्कुल, उनकी नजर इतनी तेज थी। अब देखिए दोस्तों, एग्जाम्स के हिसाब से जहांगीर के दरबार के 2 सबसे प्रमुख चित्रकारों के नाम बार-बार पूछे जाते हैं, और वो हैं उस्ताद मंसूर और अबुल हसन। राइट, इन दोनों पर बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो इन्हें याद रखने के लिए एक बहुत ही मजेदार ट्रिक बनाई है हमने। ध्यान से सुनिएगा। ट्रिक है, उस्ताद मंसूर ने मशहूर पक्षी बनाए और अबुल हसन ने सबको हंसाने वाले चित्र बनाए। अरे वाह, ये ट्रिक तो फैक्ट्स को दिमाग में लॉक करने के लिए बेस्ट है, क्योंकि सच में उस्ताद मंसूर मेन रूप से पक्षियों, जानवरों और फ्लोरा फौना के एक्सपर्ट थे। मशहूर पक्षी। एग्जैक्टली, उस दौर में जब कैमरास नहीं थे, मंसूर ने साइबेरियन क्रेन और डोडो पक्षी की इतनी सटीक और जीवंत पेंटिंग्स बनाई, जो डोडो आज विलुप्त हो चुका है, कि आज भी साइंस की दुनिया में उन पर रिसर्च होती है। ओह वाओ। और अबुल हसन, दूसरी तरफ अबुल हसन व्यक्तियों के चित्र यानी पोर्ट्रेट्स बनाने में माहिर थे। तो हंसाने वाले चित्र से पोर्ट्रेट्स को याद रखना सच में आसान हो जाएगा। लेकिन एक मिनट, यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर कोई राजा दिन भर पेंटिंग्स की आंखें और भावें चेक कर रहा है, पक्षियों की आर्ट में खोया हुआ है, तो फिर इतना बड़ा मुगल साम्राज्य चला कौन रहा था? और यहीं पर एंट्री होती है इतिहास के एक बहुत ही शक्तिशाली और मिस्टीरियस किरदार की, नूरजहां। द नूरजहां ट्रैप। बिल्कुल, 1611 ईस्वी में जहांगीर ने मेहरुन्निसा से निकाह किया और उसे नूरजहां यानी संसार की ज्योति की उपाधि दी। कई इतिहासकार इसी को नूरजहां ट्रैप कहते हैं। तो ये ट्रैप था क्या एग्जैक्टली? इस ट्रैप को समझने के लिए थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन की डीप में जाना होगा। नूरजहां केवल एक बेगम नहीं थी, वो एक एक्सेप्शनली ब्रिलियंट एडमिनिस्ट्रेटर और डिप्लोमैट थी। निकाह के कुछ ही समय बाद उन्होंने पावर के हर इंपॉर्टेंट पोस्ट पर अपने वफादारों को बैठाना शुरू कर दिया। अपने एक ग्रुप बना लिया था। हाँ, उन्होंने अपना एक पूरा फैक्शन बना लिया, जिसे नूरजहां झुंटा कहा जाता है। इसमें उनके पिता इत्मादुद्दौला, उनके भाई आसिफ खान और खुद शहजादा खुर्रम, जो बाद में शाहजहां बने, शामिल थे। तो मतलब सारे बड़े डिसीजन यही लोग ले रहे थे। सही पकड़ा, साम्राज्य के हर बड़े फैसले यहीं घुट लेने लगा था। सिक्के नूरजहां के नाम से ढाले जाने लगे और शाही फरमानों पर जहांगीर के साथ उनकी मोहर भी लगने लगी थी। लेकिन इस पर जहांगीर का वो बड़ा फेमस कोट भी तो है। उसने कहा था, मैंने अपनी बादशाहत नूरजहां को एक प्याला शराब और एक कबाब के बदले दे दी है। ये कोट बहुत पॉपुलर है। तो इसको पढ़कर तो यही लगता है कि जहांगीर पावर से भाग रहा था। क्या ये एक राजा की वीकनेस नहीं थी? एक तरह से उसने पूरा एम्पायर एक एम्बिशियस महिला के हाथ में छोड़ दिया था। देखिए, ये नजरिया थोड़ा एक तरफा हो जाता है। अगर इतिहास को हम थोड़ा स्ट्रेटेजिकली एनालाइज करें ना, तो ये सिर्फ सत्ता से भागना नहीं था, बल्कि एक तरह का प्रैग्मैटिक डेलीगेशन था। प्रैग्मैटिक डेलीगेशन मतलब समझदारी भरा बंटवारा। हाँ, जहांगीर जानता था कि एडमिनिस्ट्रेशन, डिप्लोमेसी और कोर्ट पॉलिटिक्स में नूरजहां उससे कहीं ज्यादा सक्षम है। जहांगीर का इंटरेस्ट कला, लिटरेचर, फिलॉसफी में था। उसे एम्पायर एक्सपैंड करने से ज्यादा उसको मेंटेन करने में शांति मिलती थी। अच्छा, तो उसने जानबूझ के पावर ट्रांसफर की। बिल्कुल, उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुंह जरूर मोड़ा, लेकिन उसने कंट्रोल ऐसे कुशल हाथों में दिया था जो साम्राज्य को स्टेबिलिटी दे सकती थी। नूरजहां ने कई विद्रोहों को कुचला और इकोनॉमी को भी संभाला। इसलिए इसको सिर्फ कमजोरी कहना ना हिस्टोरिकली पूरी तरह फेयर नहीं होगा। ये तो सच में पावर का एक बहुत प्रैक्टिकल डिवीजन लगता है। लेकिन जब ये मुगल दरबार अपनी इस अंदरूनी पॉलिटिक्स और पेंटिंग्स में बिजी था, ठीक उसी टाइम एक बहुत बड़ा एक्सटर्नल शिफ्ट हो रहा था। आप फॉरेन ट्रैवलर्स और ट्रेडर्स की बात कर रहे हैं? बिल्कुल, विदेशी यात्रियों का आगमन यूपीपीएससी, बीपीएससी या किसी भी एग्जाम के लिए यह 100% टारगेट एरिया रहता है दोस्तों। यही वो टाइम था जब यूरोपियन पावर्स ने भारत के अपार धन और मसालों के व्यापार पर अपनी नजर गड़ा दी थी। सबसे पहले 1608 में कैप्टन हॉकिंस सूरत के रास्ते भारत आया, जो ब्रिटिश राजा जेम्स फर्स्ट का एम्बेसडर था, राइट? हाँ, और उसकी सबसे बड़ी क्वालिटी ये थी
कि वो टर्की और फारसी भाषा बहुत अच्छी तरह बोल सकता था। जब उसने जहांगीर के दरबार में आकर उसी की भाषा में बात की ना, तो जहांगीर इतना इम्प्रेस हुआ कि उसने हॉकिंस को 400 का मनसब और इंग्लिश खान की उपाधि दे दी। इंग्लिश खान, क्या बात है। मतलब अंग्रेजों को भी मुगल टाइटल्स मिल रहे थे। लेकिन दोस्तों, हॉकिंस व्यापारिक छूट लेने में पूरी तरह सक्सेसफुल नहीं हुआ था। सही कहा। उसके बाद 1615 में सर थॉमस रो आया, जो मुगलों से ट्रेड कंसेशंस लेने वाला पहला सक्सेसफुल एम्बेसडर बना। अब ये दोनों ट्रैवलर्स की क्रोनोलॉजी अक्सर बच्चों को कंफ्यूज करती है। तो ट्रिक सुनिए। जहां यानी जहांगीर के शासन में सबसे पहले हॉकिंस का कुकर आया और फिर थॉमस ने रेल चलाई। अरे थॉमस द टैंक इंजन ट्रेन आती है ना बच्चों की, उससे आप इसको इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। पहले कुकर आया, फिर ट्रेन आई। ये ट्रिक तो सच में बहुत क्रिएटिव है। पहले कुकर फिर ट्रेन। लेकिन थॉमस रो की सक्सेस के पीछे का कैसे समझना भी बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स के लिए। वो कैसे? देखिए, हॉकिंस के टाइम पर पोर्चुगीज का मुगल दरबार में बहुत ज्यादा दबदबा था। उन्होंने अंग्रेजों को कोई राइट्स नहीं मिलने दिए। लेकिन थॉमस रो एक बहुत ही चतुर डिप्लोमैट था। उसने दरबार में आहिस्ता आहिस्ता पोर्चुगीज इन्फ्लुएंस को कम किया और जहांगीर का ट्रस्ट जीतकर आंशिक रूप से ही सही, लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए भारत के दरवाजे खोल दिए। और वही एक छोटी सी दरार थी जिसने आगे चलकर पूरे भारत का इतिहास बदल दिया। बिल्कुल। लेकिन जहांगीर के टाइम पे सिर्फ अंग्रेजी नहीं आए थे। देश के अंदर भी कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिनका इम्पैक्ट सदियों तक रहा। मुगलों और सिखों के रिश्तों में जो कड़वाहट आई थी, उसकी शुरुआत भी यहीं से होती है। हाँ, वो इंडियन हिस्ट्री का एक बेहद दुखद और सीरियस टर्निंग पॉइंट था। हुआ यूं कि जहांगीर का अपना ही बड़ा बेटा शहजादा खुसरो सत्ता के लालच में अपने पिता के खिलाफ बागी हो गया था। अपने ही बाप के खिलाफ? हाँ, और रिवोल्ट करके जब खुसरो पंजाब की तरफ भाग रहा था, तो रास्ते में सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी ने उसे अपना आशीर्वाद दिया और कुछ आर्थिक मदद भी की। तो गुरुजी ने तो शायद सिर्फ एक शरणागत की तरह उसकी मदद की होगी। एग्जैक्टली। गुरुजी के लिए वो बस एक शरणागत की मदद थी, लेकिन जहांगीर के लिए ये सीधे तौर पर राजद्रोह और बगावत थी। तो क्या जहांगीर ने इसे एक रिलीजियस एंगल से देखा या ये प्योरली एक पॉलिटिकल डिसीजन था? ये मेन रूप से एक पॉलिटिकल डिसीजन ही था, जो जहांगीर के अंदर के डर से पैदा हुआ था। जहांगीर को लगा कि अगर वो इस घटना को इग्नोर करेगा तो उसके बाकी दुश्मन भी फ्यूचर में ऐसी ही शेल्टर मांगेंगे। अच्छा, एक मैसेज देना चाहता था वो। हाँ, उसी पॉलिटिकल इनसिक्योरिटी के चलते जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव जी को कठोर यातनाएं देकर फांसी की सजा सुना दी। और ये घटना कोई छोटी बात नहीं थी। इसने सिखों की आइडियोलॉजी को हमेशा के लिए बदल दिया। कैसे? जो सिख कम्युनिटी अब तक पूरी तरह से शांतिपूर्ण और स्पिरिचुअल थी, उसे ये समझ आ गया कि अपनी रक्षा के लिए अब उन्हें मिलिट्रीली भी स्ट्रांग होना पड़ेगा। यहीं से मुगलों और सिखों के बीच एक लंबे और खूनी संघर्ष की शुरुआत हुई। देखिए, एक राजा का एक सियासी फैसला कैसे एक पूरी कम्युनिटी की दिशा बदल देता है, ये उसका क्लियर एग्जाम्पल है। खैर, अब हम मुगलों के उस फेज की तरफ बढ़ते हैं जो हिस्ट्री के पन्नों पर सबसे ज्यादा शाइनिंग नजर आता है। शाहजहां का दौर। बिल्कुल। जहांगीर की डेथ के बाद पावर उसी शहजादे खुर्रम के हाथ में आती है जिसे दुनिया आज शाहजहां के नाम से जानती है। 1628 से 1658 ईस्वी का समय। शाहजहां को अक्सर दोस्तों इंजीनियर सम्राट भी कहा जाता है। और इंजीनियर सम्राट कहना बिल्कुल ठीक भी है। अगर जहांगीर का टाइम चित्रकला का गोल्डन एज था, तो शाहजहां के टाइम को आर्किटेक्चर का गोल्डन एज माना जाता है। सबसे बड़ा चेंज केवल बिल्डिंग्स की गिनती में नहीं, बल्कि मटेरियल में आया था। मटेरियल में क्या चेंज था? अकबर और जहांगीर के टाइम तक मेनली लाल बलुआ पत्थर यानी रेड सैंडस्टोन का यूज होता था, जैसे कि आगरा का किला या फतेहपुर सीकरी। लाल रंग शक्ति, युद्ध और धरती का प्रतीक था। लेकिन शाहजहां ने सफेद संगमरमर का बहुत हैवी यूज शुरू कर दिया। सफेद संगमरमर मतलब शांति और स्वर्ग का प्रतीक। एग्जैक्टली। सफेद रंग पवित्रता, दिव्यता और स्वर्ग का सिंबल था। अगर इसको हम आज की इकोनॉमी की भाषा में समझाएं ना, तो शाहजहां का काल मुगलों के लिए एक बहुत बड़ा रियल एस्टेट बूम था। हर जगह ग्रैंड कंस्ट्रक्शन चल रहा है, नए शहर बस रहे हैं। लेकिन एक बात बताइए, क्या ये केवल एक राजा का हॉबी था या इसके पीछे भी कोई हिडन स्ट्रैटेजी थी? ये सवाल बहुत डीप है। शाहजहां का ये रियल एस्टेट बूम केवल एक शौक नहीं था, ये इंपीरियल प्रोपेगेंडा का एक बहुत बड़ा हिस्सा था। प्रोपेगेंडा कैसे? शाहजहां ये दुनिया को दिखाना चाहता था कि उसका साम्राज्य धरती पर स्वर्ग के जैसा है।
ताजमहल जो मुमताज महल की याद में बनाया गया, उसका डिजाइन और उसकी सिमेट्री इस तरह से प्लान की गई थी कि वो परफेक्शन का एहसास कराए। उस्ताद अहमद लाहौरी इसके मेन आर्किटेक्ट थे, राइट? बिल्कुल सही। इसके अलावा दिल्ली का लाल किला बनवाया गया। उसमें दीवाने आम और दीवाने खास बनाए गए। दीवाने आम तो नॉर्मल पब्लिक के लिए था, लेकिन दीवाने खास वो जगह थी जहां सबसे टॉप सीक्रेट और अहम फैसले होते थे। जामा मस्जिद का कंस्ट्रक्शन भी इसी टाइम हुआ। ये सब दिखावे का मकसद यही था कि मुगल पावर इनविंसिबल है। और इस दिखावे का, इस भव्यता का सबसे बड़ा सिंबल तो मयूर सिंहासन था, जिसके बारे में कहते हैं कि उसकी कीमत ताजमहल से भी दोगुनी थी। बड़ा शोपीस था। इसमें दुनिया भर के बेशकीमती जेम्स जड़े थे और इसका सबसे मेन अट्रैक्शन क्या था पता है? कोहिनूर हीरा। एग्जैक्टली, कोहिनूर। शाहजहां जब इस पर बैठता था ना, तो वो एक राजा कम और एक देवता ज्यादा लगता था। लेकिन हिस्ट्री की ट्रेजेडी तो देखिए। 1739 में ईरान का रूरल नादिर शाह इंडिया पर अटैक करता है और इस पूरे तख्ते तौस और कोहिनूर हीरे को लूट कर ले जाता है। और आज वही कोहिनूर ब्रिटिश क्राउन में बैठा है। जो चीज मुगलों के प्राइड का सिंबल थी, वो उनकी बर्बादी का गवाह बन गई। बस इस चकाचौंध को देखने के लिए बाहर से कई फॉरेन ट्रैवलर्स भी आए थे। पर 3 मेजर यूरोपियन ट्रैवलर्स भारत आए। पहला था फ्रांसीसी यात्री बर्नियर, जो पेशे से एक डॉक्टर था। दूसरा था टैवर्नियर, जो एक फ्रेंच जौहरी यानी ज्वेलरी था और मुगलों के डायमंड्स की स्टडी करने आया था। और तीसरा था नीनाची, जो इटली से आया था। अब देखिए दोस्तों, इन ट्रैवलर्स को याद रखने की एक बहुत ही फनी ट्रिक है हमारे पास। ट्रिक ये है, शाहजहां की शान देखने बनिया और जौहरी आए। हाँ, बनिया और जौहरी। हाँ, देखिए, बर्नियर से हमने बनाया बनिया, और टैवर्नियर क्योंकि सच में एक ज्वेलर था तो वहां से बन गया जौहरी। तो शाहजहां की शान देखने बनिया और जौहरी आए। ये बहुत शानदार है। अब देखिए, टैवर्नियर क्योंकि एक जौहरी था, इसलिए उसने कोहिनूर और मयूर सिंहासन का बहुत डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया है। वही बर्नियर एक डॉक्टर था, तो उसने मुगल एम्पायर के अंदर फैल रही पॉलिटिकल बीमारी को पकड़ा। पॉलिटिकल बीमारी? हाँ, उसने अपनी आंखों से देखा कि ये जो सफेद संगमरमर की चमक है ना, इसके ठीक पीछे खजाना खाली हो रहा है और किसान बिल्कुल त्राही त्राही कर रहे हैं। बाप रे! और यही पॉलिटिकल बीमारी आगे चलकर एक भयानक रूप ले लेती है। शाहजहां के आखिरी दिन हिस्ट्री के सबसे खौफनाक चैप्टर्स में से एक हैं। सत्ता के लिए जो वॉर ऑफ सक्सेशन यानी उत्तराधिकार का युद्ध हुआ ना, उसने उन्हीं सफेद संगमरमर पर खून के बहुत गहरे धब्बे छोड़ दिए। सही में, शाहजहां के 4 बेटे थे, दारा शिकोह, औरंगजेब, शुजा और मुराद। यह युद्ध सिर्फ गद्दी के लिए नहीं था, बल्कि ये 2 बिल्कुल अलग आइडियोलॉजीज की टक्कर थी। दारा और औरंगजेब की आइडियोलॉजीज? हाँ, दारा शिकोह जो शाहजहां का सबसे बड़ा और फेवरेट बेटा था, वो एक फिलोसोफर और विद्वान था। उसने हिंदू और इस्लामिक फिलॉसफी के बीच की सिमिलैरिटीज को ढूंढने का एफर्ट किया। दोस्तों, दारा शिकोह की विद्वता का सबसे बड़ा प्रूफ ये है कि उसने 52 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करवाया था। राइट। जिसे सिरे अकबर यानी महान रहस्य नाम दिया गया। ये संस्कृत और फारसी कल्चर्स का एक बहुत बड़ा संगम था। बिल्कुल। दारा एक बहुत टॉलरेंट राजकुमार था, लेकिन दूसरी तरफ था औरंगजेब। वो कोई फिलोसोफर नहीं था, बल्कि वो एक वॉर जोन में तपा हुआ, बेहद चतुर और कट्टर कमांडर था। प्रैक्टिकल नॉलेज। एग्जैक्टली। दारा के पास किताबी ज्ञान था, लेकिन औरंगजेब के पास डेक्कन यानी साउथ इंडिया के युद्धों का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और पूरी सेना का सपोर्ट था। 1658 में दोनों के बीच सामोगढ़ का युद्ध हुआ और उसमें औरंगजेब जीत गया। हाँ, इस डिसाइसिव युद्ध में औरंगजेब की डिप्लोमेसी और मिलिट्री स्ट्रैटेजी दारा शिकोह के आदर्शवाद पर पूरी तरह भारी पड़ गई। जीत तो औरंगजेब की हुई, लेकिन इस जीत के बाद उसने अपने ही पिता शाहजहां के साथ जो किया, वो क्रूएलिटी की सारी हदें क्रॉस कर गया। औरंगजेब ने शाहजहां को आगरा के किले में कैद कर दिया। सोचे, वही शाहजहां जिसने दुनिया की सबसे ग्रैंड बिल्डिंग्स बनवाई थीं, अपने लाइफ के आखिरी 8 साल एक ही कमरे में कैदी बनकर रहा। ओहो। उस कमरे की एक छोटी सी खिड़की से वो दूर ताजमहल को देखा करता था, और उसी कैद में उसकी डेथ हो गई। एक इंजीनियर सम्राट का ऐसा सैड एंड हिस्ट्री की सबसे बड़ी आयरनीज में से एक है। ये कहानी सच में रोंगटे खड़े कर देती है। खैर, चलिए दोस्तों, अब इस डीप डाइव के उस आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, जहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। VVIP कंपैरेटिव फैक्ट्स।
इसे हम मकबरों का ट्रैप कहते हैं क्योंकि स्टूडेंट्स अक्सर यहीं पर गलती करते हैं। बिल्कुल। मुगल बादशाहों के मकबरे हमेशा से एग्जाम्स का हॉट टॉपिक रहे हैं। अगर हम कंपेयर करें तो अकबर का मकबरा सिकंदरा आगरा में है, जिसका कंस्ट्रक्शन खुद अकबर ने शुरू किया और जहांगीर ने पूरा किया, और शाहजहां का मकबरा तो सबको पता ही है, ताजमहल में मुमताज महल के ठीक बगल में। लेकिन यहाँ एक महासवाल पैदा होता है दोस्तों, जिस पर आपको स्पेशल ध्यान देने की जरूरत है। सवाल ये है, जहांगीर का मकबरा कहाँ है? और ये एक वीवीआईपी फैक्ट है। जहांगीर का मकबरा शाहदरा, लाहौर, पाकिस्तान में स्थित है। ओह, इंडिया से बाहर? हाँ, ये इसलिए इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि जहांगीर मुगल साम्राज्य का ऐसा दूसरा शासक है जिसका मकबरा भारत की करंट ज्योग्राफिकल बाउंड्री से बाहर है। अच्छा, अगर जहांगीर दूसरा था दोस्तों, तो माइंड में आएगा कि पहला राजा कौन था जिसका मकबरा इंडिया से बाहर है? तो इसका जवाब है बाबर। बाबर का मकबरा काबुल, अफगानिस्तान में है। ये ऐसी डिटेल्स हैं जो एग्जाम्स में बार बार घुमाकर पूछी जाती हैं। और इन सब मकबरों के बीच एक और आर्किटेक्चर का मास्टरपीस है जिसे लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन असल में वो ताजमहल की नींव साबित हुआ था, और वो है इत्माद-उद-दौला का मकबरा। ये मकबरा नूरजहां ने आगरा में अपने पिता के लिए बनवाया था। ये मकबरा इतना स्पेशल क्यों है? एग्जाम्स में इतना क्यों आता है? क्योंकि इसके साथ इंडियन आर्किटेक्चर के दो सबसे बड़े फर्स्ट्स जुड़े हुए हैं। फर्स्ट्स मतलब पहली बार? हाँ। पहला, ये भारत की पहली ऐसी बिल्डिंग थी जो कंप्लीटली सफेद संगमरमर से बनी थी। शाहजहां के ताजमहल से भी कई साल पहले नूरजहां इस सफेद पत्थर का मैजिक दिखा चुकी थी। वाव। और दूसरा सबसे बड़ा रीजन है पिएट्रा दूरा टेक्निक का पहली बार यूज होना। पेट्रा दूरा, इसका डिटेल में मतलब क्या होता है और ये कैसे किया जाता है? पेट्रा दूरा एक बहुत ही एक्सट्रीम और बारीक कला है। इसमें क्या होता है ना कि जो हार्ड संगमरमर का पत्थर होता है उसे बहुत ही केयरफुली कुरेदा जाता है। एक तरह से खोद कर डिजाइन बनाते हैं। हाँ, फिर उसके बाद नीलम, पन्ना और एगेट जैसे जो कीमती पत्थर होते हैं ना, उनको बिल्कुल उसी शेप में काटा जाता है और उस संगमरमर के सांचे में इस तरह से फिक्स किया जाता है कि वो खूबसूरत फूल पत्तियों का रूप ले ले। ओह, इनले वर्क। एग्जैक्टली। पत्थर को पत्थर से इस तरह जोड़ा जाता है कि बीच में एक सुई की नोक भी ना जा सके। ये बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे संगमरमर पर किसी ने लाइव पेंटिंग कर दी हो। नूरजहां ने इत्माद-उद-दौला के मकबरे में इसका पहला प्रयोग किया था। और बाद में शाहजहां ने इसी टेक्निक को और एडवांस करके ताजमहल की दीवारों पर लगवाया। बिल्कुल सही। मतलब नूरजहां ने जिस कला का बीज बोया था, शाहजहां ने उसे एक विशाल बरगद का पेड़ बना दिया। तीर या युद्ध के मैदानों की बात करने से पहले उस व्यक्ति के निजी स्वभाव की परतों को खोलना बहुत जरूरी है। क्योंकि जैसा कि हमारे सामने मौजूद इन नोट से एकदम साफ होता है, औरंगजेब का जो निजी जीवन था और उसकी जो सार्वजनिक नीतियां थीं, वो कई बार एक दूसरे के बिल्कुल उलट दिखाई देती हैं। हाँ, इन दस्तावेजों की शुरुआती पन्नों में ही ये साफ कर दिया गया है कि औरंगजेब को सत्ता कोई विरासत में ऐसे ही शांति से नहीं मिल गई थी। बिल्कुल नहीं, इसके लिए तो एक बहुत लंबा और खूनी संघर्ष हुआ था। सही कहा। उसने अपने ही पिता शाहजहां को आगरा के किले में कैद कर दिया था और सत्ता हासिल करने के बाद उसने एक बार नहीं बल्कि 2 बार अपना राज्याभिषेक करवाया और आलमगीर की उपाधि धारण की। आलमगीर, जिसका अर्थ होता है विश्व को जीतने वाला। लेकिन यहीं पर ये जो नोट्स हैं वो एक बहुत बड़े विरोधाभासी तथ्य की ओर इशारा करते हैं, जिसे अक्सर एक एग्जाम ट्रैप के रूप में देखा जाता है। हाँ, और वो तथ्य ये है कि इतने बड़े भूभाग का आलमगीर होने के बावजूद औरंगजेब का व्यक्तिगत जीवन एक सन्यासी जैसा था। मतलब सच में? हाँ, इन नोट्स में एक बड़ा ही दिलचस्प दृश्य बताया गया है। एक तरफ सत्ता का प्रतीक वो शाही तलवार है और दूसरी तरफ एक मामूली सुई धागा। सुई धागा? बिल्कुल, ये कोई कहावत नहीं है। वो वास्तव में अपना निजी खर्च चलाने के लिए टोपियां सिलता था और कुरान की आयतों की नकल करके उन्हें लिखकर बेचता था। बाप रे, एक मुगल सम्राट टोपियां बेच रहा है। हाँ, उसने साफ तौर पर शाही खजाने का अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए इस्तेमाल करने से मना कर दिया था और उसकी इसी कठोर सादगी और धार्मिक दिनचर्या के कारण ही इतिहास में उसे जिंदा पीर यानी एक जीवित संत की उपाधि दी गई। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो अक्सर लोगों को फंसाता है। मुझे यहाँ थोड़ी उलझन हो रही है। बताइए। मतलब एक तरफ कोई व्यक्ति सत्ता के लिए अपने सगे भाइयों का कत्ल करवा देता है, हाँ। पिता को कैद कर लेता है, हाँ। और दूसरी तरफ वो बैठकर टोपियां सिल रहा है। क्या ये संभव नहीं है कि ये केवल एक सोची समझी राजनीतिक चाल रही हो,
मतलब एक कट्टर समर्थक वर्ग को खुश करने के लिए गढ़ी गई पीआर इमेज? ये एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल है और इतिहास में अक्सर शासकों ने अपनी वैधता साबित करने के लिए धर्म और सादगी का सहारा लिया भी है। लेकिन औरंगजेब के मामले में कुछ अलग था। हाँ, औरंगजेब के मामले में कई समकालीन इतिहासकार मानते हैं कि ये केवल दिखावा नहीं था, वो वास्तव में अपनी धार्मिक मान्यताओं को लेकर एक जुनूनी स्तर तक सख्त था। अच्छा। ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक द्वंद्व था, जहाँ वो सत्ता की क्रूरता को अपनी व्यक्तिगत सादगी से संतुलित करने की कोशिश कर रहा था। ओहो, और शायद यही द्वंद्व उस सबसे बड़ी विडंबना को जन्म देता है जिसका जिक्र हमारी स्रोत सामग्री में द आयरनी ट्रैप के नाम से किया गया है। हाँ, वो संगीत वाला हिस्सा। बिल्कुल। दस्तावेजों में स्पष्ट रूप से लिखा है कि औरंगजेब ने अपने दरबार में संगीत पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया था। उसने संगीत को गैर इस्लामिक करार देते हुए सभी दरबारियों, संगीतकारों और गायकों को दरबार से बाहर निकाल दिया था। यहाँ तक कि उसने संगीत वाद्ययंत्रों को बाकायदा जनाजा निकालकर दफनाने के आदेश भी दिए थे। लेकिन यहाँ चौंकाने वाली बात यह है, और ये सच में मुझे बहुत हैरान करती है, कि वो खुद वीणा बजाने में अत्यंत निपुण था। हाँ, वो एक कुशल वीणावादक था। मतलब एक ऐसा सम्राट जो वीणा वादक है, वही संगीत को दफन कर रहा है। यही तो विडंबना है। और उससे भी बड़ी हैरानी की बात यह है कि भारतीय फारसी संगीत पर सबसे ज्यादा जो सैद्धांतिक किताबें हैं ना, वो उसी के शासनकाल में लिखी गईं। कोई व्यक्ति अपनी ही कला का गला कैसे घोट सकता है? देखिए, इसके पीछे केवल धार्मिक कारण नहीं थे। अगर हम गहराई से विश्लेषण करें तो इसके तार राज्य की नीतियों और अर्थशास्त्र से भी जुड़े थे। वो कैसे? एक शासक के रूप में वो एक अत्यंत सख्त और अनुशासित राज्य की स्थापना करना चाहता था। संगीत और कलाएं भावनाओं को उभारती हैं, जो एक कठोर सैन्य आधारित राज्य व्यवस्था के लिए विचलित करने वाली हो सकती हैं। अच्छा, मतलब फोकस बिगड़ सकता है। बिल्कुल। और दूसरा सबसे बड़ा कारण, लगातार युद्धों के कारण साम्राज्य का खजाना बहुत तेजी से खाली हो रहा था। तो दरबार में जो संगीतकारों और कलाकारों की फौज थी, उनके भारी भरकम खर्चों में कटौती करने का एक बहुत ही सुविधाजनक तरीका था कि इसे सीधे धर्म से जोड़ दो। एग्जैक्टली। और इस प्रक्रिया में उसने अपने व्यक्तिगत शौक यानी वीणा बजाने को राज्य के आचरण से पूरी तरह अलग कर दिया। वाह, ये नजरिया तो इस पूरी तस्वीर को बहुत स्पष्ट कर देता है। ये केवल एक क्रूर फैसला नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक पूरा आर्थिक और राजनीतिक तंत्र काम कर रहा था। सही कहा। लेकिन ये जो कठोरता थी, ये केवल उसके अपने जीवन या दरबार की खर्चों तक सीमित नहीं रही। धीरे धीरे इसने साम्राज्य की नीतियों का रूप ले लिया और पूरे भारतवर्ष में उथल-पुथल मचा दी। हाँ, नीतियां बहुत आक्रामक हो गई थीं। स्रोत सामग्री में साफ बताया गया है कि औरंगजेब का घोषित लक्ष्य भारत को दारुल हर्ब यानी काफिरों के देश से दारुल इस्लाम में बदलना था। और हम यहाँ बिना किसी का पक्ष लिए केवल उन दस्तावेजों के आधार पर बात कर रहे हैं जो इतिहास की घटनाओं का खाका पेश करते हैं। बिल्कुल। और इसी लक्ष्य के कारण साम्राज्य में नीतियां अचानक बहुत असहिष्णु हो गईं, जो मुगल साम्राज्य अकबर के समय से एक तरह के एकीकरण और सुलह कुल की नीति पर चल रहा था, यानी सार्वभौमिक शांति की नीति। हाँ, वो अचानक एक बिल्कुल अलग दिशा में मुड़ गया। दस्तावेजों में वर्ष 1679 का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। इसी साल औरंगजेब ने जजिया कर फिर से लागू कर दिया था। जजिया, जो गैर मुस्लिमों पर लगने वाला एक विशेष धार्मिक टैक्स था। हाँ, जिसे अकबर ने बहुत पहले हटा दिया था ताकि अलग अलग आबादियों के बीच दूरियां कम हो। लेकिन मेरा एक सवाल है, क्या ये केवल एक धार्मिक कदम था? क्योंकि औरंगजेब गद्दी पर तो बहुत पहले बैठ गया था ना, तो उसने 1679 तक का इंतजार क्यों किया? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और अक्सर लोग इस पॉइंट पे ध्यान नहीं देते। देखिए, 1679 तक आते आते औरंगजेब दक्षिण भारत के अंतहीन युद्धों में बुरी तरह उलझ चुका था। मराठों और दक्कन की रियासतों के साथ लगातार युद्धों ने मुगल खजाने की कमर तोड़ दी थी। अच्छा, तो पैसों की कमी हो रही थी। बिल्कुल। एक तरफ भारी आर्थिक संकट था और दूसरी तरफ उत्तर भारत में भी कई छोटे बड़े विद्रोह सिर उठाने लगे थे। ऐसे में जजिया वापस लागू करने के पीछे दो बड़े कारण थे। क्या क्या? पहला, खाली होते खजाने को भरने के लिए आय का एक नया स्रोत खोजना, और दूसरा, अपने कट्टर मुस्लिम सरदारों और उलेमाओं का समर्थन जुटाना, क्योंकि वो लोग साम्राज्य की कमजोर होती स्थिति को देखकर असंतुष्ट हो रहे थे। यानी धर्म को अर्थशास्त्र और राजनीति का हथियार बनाया जा रहा था। नीतियों में बदलाव यही नहीं रुका।
नहीं, और भी कई प्रतिबंध लगे? हाँ, पारसी त्योहार नवरोज मनाने पर रोक लगा दी गई। झरोखा दर्शन की वो पुरानी परंपरा भी खत्म कर दी गई, जहां सम्राट हर सुबह बालकनी से जनता को दर्शन देता था। झरोखा दर्शन बंद करने का सीधा मतलब था जनता और शासक के बीच के संवाद का टूट जाना। बिल्कुल। जब एक सम्राट जनता की नजरों से दूर हो जाता है ना, तो वो केवल एक खौफनाक सत्ता का प्रतीक बनकर रह जाता है। सही बात है। इसके अलावा जो आदेश सबसे ज्यादा उथल-पुथल मचाने वाले साबित हुए, वो थे प्रमुख तीर्थ स्थलों को तोड़ने के फरमान। नोट्स बताते हैं कि काशी विश्वनाथ मंदिर, मथुरा के केशवराय मंदिर और सोमनाथ मंदिर को ध्वस्त करने के आदेश दिए गए। ये केवल इमारतें नहीं थीं, ये सदियों से करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र थीं। और जब राज्य की मशीनरी किसी समाज की गहरी आस्थाओं पर सीधा प्रहार करती है, तो उसका परिणाम सिर्फ राजनीतिक असंतोष नहीं होता। तो क्या होता है? वो एक बहुत गहरे सांस्कृतिक विद्रोह को जन्म देता है। यही कारण है कि औरंगजेब का शासनकाल मुगल इतिहास में सबसे अधिक आंतरिक विद्रोहों का गवाह बना। और इन दस्तावेजों में उन विद्रोहों का बहुत विस्तार से वर्णन है भी। जैसे जाट विद्रोह का उदाहरण सबसे प्रमुख है, जो गोकुला, राजाराम और चूड़ामन के नेतृत्व में भड़का था। हाँ, जाट विद्रोह। इसमें एक ऐसा खौफनाक विवरण दर्ज है जिसे पढ़कर सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आप सिकंदरा वाली घटना की बात कर रही हैं? हाँ, विद्रोह का स्तर और गुस्सा इतना भयानक था कि राजाराम ने सिकंदरा जाकर महान सम्राट अकबर की कब्र खोद डाली और उनकी हड्डियां निकालकर उन्हें आग के हवाले कर दिया। सोचिए, अकबर जैसे शासक की कब्र के साथ ऐसा होना, ये स्पष्ट करता है कि औरंगजेब की नीतियों ने सामाजिक ताने-बाने और कितनी बुरी तरह से छिन्न-भिन्न कर दिया था। बिल्कुल। ये कोई संपत्ति या जमीन के लिए लड़ा गया आम युद्ध नहीं था। कब्र खोदना एक बेहद प्रतीकात्मक कृत्य था। वो दिखा रहे थे कि जनता का मुगल सत्ता से मोहभंग हो चुका है। और वो मुगलों के सबसे बड़े प्रतीक को नष्ट करके अपना आक्रोश जता रहे थे। सही कहा। और आक्रोश की यही आग सिख समुदाय के साथ मुगलों के टकराव में भी देखने को मिलती है, जिसे इन दस्तावेजों में एक अत्यंत वीआईपी तथ्य के रूप में रेखांकित किया गया है। गुरु तेग बहादुर जी की शहादत। हाँ। इस्लाम न कबूलने के कारण औरंगजेब के आदेश पर सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी को दिल्ली के चांदनी चौक में शहीद कर दिया गया। ये एक ऐसी घटना थी जिसने भारत के इतिहास की दिशा ही बदल दी। बिल्कुल बदल दी। गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान धार्मिक आधिपत्य के खिलाफ खड़े होने का एक अद्वितीय उदाहरण है। इसके बाद ही तो सिख समुदाय का सैन्यीकरण हुआ और खालसा पंथ की स्थापना हुई। अगर हम इन सब घटनाओं जैसे जाट विद्रोह, सिख संघर्ष, राजपूतों के साथ तनाव और मराठों के साथ अंतहीन युद्ध, इन सब को एक साथ रखकर देखें तो कोई भी यही निष्कर्ष निकालेगा कि मुगल साम्राज्य उस समय टूटकर बिखर रहा होगा, है ना? लॉजिक तो यही कहता है। लेकिन यहाँ इतिहास हमें एक बार फिर पूरी तरह से चौंका देता है। और वो कैसे? तमाम उथल-पुथल, खाली होते खजाने और देश भर में सुलगती आग के बावजूद एक तथ्य ये भी है कि भौगोलिक रूप से मुगल साम्राज्य औरंगजेब के शासनकाल में ही अपने सबसे बड़े आकार में था। मतलब ये किसी चमत्कार या शायद किसी बहुत बड़े भ्रम की तरह लगता है। देखिए, ये औरंगजेब की सत्ता का सबसे बड़ा विरोधाभास है। साम्राज्य का विस्तार अपने चरम पर था, लेकिन उसकी नींव खोखली हो रही थी। अच्छा। 1686 में उसने बीजापुर रियासत पर कब्जा किया और 1687 में गोलकुंडा को जीत लिया। इन दक्षिणी भारतीय राज्यों के पतन के बाद मुगल साम्राज्य में सूबों यानी प्रांतों की संख्या सबसे अधिक हो गई थी। कश्मीर से लेकर सुदूर दक्षिण तक सत्ता का परचम लहरा रहा था। लेकिन ये विस्तार टिकाऊ नहीं था, राइट? बिल्कुल नहीं। ये विस्तार एक ऐसी बीमारी की तरह था जो शरीर को बड़ा तो कर रही थी, पर अंदर से गला रही थी। दक्षिण के इन युद्धों ने औरंगजेब को 1/4 सदी तक 25 सालों तक दिल्ली से दूर रखा, जिससे उत्तर भारत में पूरा प्रशासन चरमरा गया। और इस चरमराते हुए प्रशासन और खाली होते खजाने का असर सीधे तौर पर वास्तुकला और कला पर भी पड़ा। वो तो पढ़ना ही था। हाँ, मुगल काल को अक्सर हम ताजमहल या लाल किले जैसी भव्य इमारतों के लिए याद करते हैं, लेकिन औरंगजेब के दौर की वास्तुकला एक अलग ही कहानी कहती है। उसने शाहजहां जैसी कोई अमर इमारत नहीं बनवाई। देखिए, जब राज्य का पूरा ध्यान और संसाधन केवल युद्ध लड़ने और विद्रोह दबाने में लगे हों, तो कला और वास्तुकला के पनपने का कोई सवाल ही नहीं उठता। जो थोड़े बहुत निर्माण कार्य हुए भी, वे मुगल कला के गिरते हुए स्तर का जीता जागता प्रमाण है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है बीबी का मकबरा। हाँ, औरंगाबाद वाला। दस्तावेजों के अनुसार
औरंगजेब ने अपनी पत्नी राबिया उद दौरानी की याद में महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एक मकबरा बनवाया। इसे दक्षिण का ताजमहल कहा जाता है, लेकिन कला समीक्षक इसे ताजमहल की भद्दी नकल कहते हैं। भद्दी नकल। हाँ, इसमें संगमरमर की वो चमक, वो बारीक नक्काशी और वो जो ज्योमेट्रिकल बैलेंस शाहजहां के ताजमहल में दिखता है ना, वो बिल्कुल नदारत है। बीबी का मकबरा औरंगजेब के पूरे शासनकाल का एक बहुत ही सटीक रूपक है। मतलब ये देखने में विशाल होने की कोशिश तो करता है, लेकिन इसके भीतर वो कलात्मक आत्मा और वो समरसता गायब है जो कभी मुगलों की पहचान हुआ करती थी। वाह, क्या बात कही है। वास्तुकला के विषय पर ही अध्ययन सामग्री में एक बहुत ही स्पष्ट चेतावनी दी गई है, जिसे द कंफ्यूजन ट्रैप कहा गया है। मोती मस्जिद वाला पॉइंट। बिल्कुल, ये मोती मस्जिद से जुड़ा हुआ एक ऐसा तथ्य है जो अक्सर लोगों को भ्रमित कर देता है। हाँ, क्योंकि मोती मस्जिद के नाम से दो बहुत ही प्रसिद्ध इमारतें हैं और दोनों ही देश के सबसे मशहूर किलों के भीतर स्थित है। आमतौर पे तो लोग यही मान लेते हैं ना कि ये सफेद संगमरमर की हर खूबसूरत मस्जिद शाहजहां ने बनवाई होगी। हाँ, ये एक आम धारणा है। लेकिन इन दस्तावेजों से ये स्पष्ट होता है कि दिल्ली के लाल किले के भीतर जो मोती मस्जिद है, उसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। ये उसके निजी उपयोग और प्रार्थना के लिए बनाई गई थी। जबकि आगरा के किले के अंदर जो मोती मस्जिद स्थित है, उसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। ये एक ऐसा बारीक अंतर है जिसे समझना बहुत जरूरी है। ये छोटे-छोटे तथ्य ही तो इतिहास की परतें खोलते हैं। हाँ, और हमारे नोट्स में इन सभी पेचीदा तथ्यों को याद रखने के लिए एक मास्टर ट्रिक दी गई है। एक बहुत ही मजेदार वाक्य गढ़ा गया है। अच्छा, क्या है वो वाक्य? वो वाक्य है, औरंगजेब ने वीणा बजाते हुए जिंदा पीर बनकर जजिया लगा दिया और बीबी के लिए दक्षिण का ताज बनवा दिया। अरे वाह, याद रखने के लिहाज से ये सच में एक बहुत ही अच्छा तरीका है ना? हाँ, एक ही वाक्य में उसकी नीतियां, उसकी उपाधि, उसका शौक और उसके निर्माण कार्य सब समेट गए। बिल्कुल। लेकिन ये याद रखना भी जरूरी है कि इस एक वाक्य के पीछे लाखों लोगों का संघर्ष, विस्थापित होती अर्थव्यवस्था और एक पूरे साम्राज्य का पतन छिपा हुआ है। 100% सही बात है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि एक ऐसा साम्राज्य जो काबुल से लेकर दक्षिण भारत तक फैल चुका हो, जहाँ लगातार युद्ध चल रहे हों और खजाना खाली हो रहा हो, उस साम्राज्य को केवल एक सम्राट अकेले कैसे संभाल सकता था? अकेले तो कोई नहीं संभाल सकता। तो इन दस्तावेजों का अगला हिस्सा हमें उसी प्रशासनिक मशीनरी के भीतर ले जाता है जिसने इस महाकाय साम्राज्य को जोड़े रखा था। देखिए, कोई भी विशाल साम्राज्य केवल तलवार या एक सम्राट के फरमान से नहीं चलता। उसे चलाने के लिए कर वसूलने वाले, न्याय करने वाले और सेना की रसद सुनिश्चित करने वाले अधिकारियों की एक पूरी फौज चाहिए होती है। मुगल प्रशासनिक ढांचा बहुत ही जटिल और व्यवस्थित था। इन प्रशासनिक पदों के नाम और उनके काम अक्सर लोगों को बहुत उलझाते हैं। तो चलिए इस मशीनरी के कुछ प्रमुख पुर्जों के काम करने के तरीके को गहराई से समझते हैं। सबसे पहले आता है वजीर। वजीर, जिसे आज के समय में हम एक तरह से प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री का मिलाजुला रूप कह सकते हैं। अच्छा। मुगल काल में इसका मुख्य कार्य राजस्व यानी रेवेन्यू विभाग का संचालन करना था। पूरे साम्राज्य से लगान कैसे इकट्ठा होगा, उसे खजाने में कैसे जमा किया जाएगा और उसका हिसाब किताब कैसे रखा जाएगा, ये सब वजीर के नियंत्रण में था। समझ गई। इसके बाद एक ऐसा पद आता है जिसे दस्तावेजों में सैन्य दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा ताकतवर बताया गया है, मीर बख्शी। हाँ, मीर बख्शी। ये सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी था जिसका मुख्य काम सेना को वेतन बांटना और मनसबदारों यानी सैन्य कमांडरों का हिसाब रखना था। यहाँ नोट्स में याद रखने के लिए एक और मजेदार ट्रिक है कि सेना को वेतन देकर मीर ने सबको बख्श दिया। बख्श दिया, सही है। लेकिन कहने में तो ये बहुत आसान लगता है। असलियत में इतने बड़े भौगोलिक क्षेत्र में फैली लाखों की सेना तक वेतन पहुंचाना कितना सिरदर्द भरा काम रहा होगा। अरे, ये उस समय की सबसे बड़ी लॉजिस्टिक्स की चुनौती थी। मीर बख्शी केवल कोई खजांची नहीं था। वो ये तय करता था कि कौन सा मनसबदार कितने घोड़े रखेगा और उन्हें राज्य की ओर से कितना पैसा या जागीर मिलेगी। औरंगजेब के समय में जब दक्षिण के युद्धों के कारण खजाना खाली होने लगा, तो मीर बख्शी का काम और भी तनावपूर्ण हो गया। पैसे ही नहीं होंगे तो बांटेगा क्या? बिल्कुल। सैनिकों को महीनों तक वेतन नहीं मिलता था, जिसके कारण अक्सर सेना में बगावत की स्थिति पैदा हो जाती थी। सेना का मनोबल बनाए रखने की पूरी जिम्मेदारी इसी अधिकारी पर होती थी। अर्थव्यवस्था और सेना के बाद बात आती है धर्म और न्याय की। इसके लिए दो अहम पद थे, सद्र उस सुदूर और काजी उल कुजात।
सद्र उस सुदूर धार्मिक मामलों का प्रमुख होता था जो ये तय करता था कि किस विद्वान या संस्था को राज्य की ओर से कितनी आर्थिक मदद या जमीन दी जाएगी। और काजी उल कुज़ात पूरे साम्राज्य का मुख्य न्यायाधीश होता था, जो इस्लामी कानूनों के अनुसार अंतिम न्याय प्रक्रिया को संभालता था। लेकिन इन सब के अलावा एक अधिकारी ऐसा था जिसकी नियुक्ति ने औरंगजेब की उस बेहद सख्त छवि को जमीन पर उतारने का काम किया, और वो पद था मुहतसिब। मुतसिब, हाँ। अगर आज की भाषा में कहा जाए तो ये एक बेहद सख्त कंप्लायंस ऑफिसर या मॉरल पुलिस की तरह था। बिल्कुल। मुहतसिब का मुख्य काम सार्वजनिक आचरण का निरीक्षण करना था। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि जब साम्राज्य इतने बड़े बाहरी और भीतरी खतरों से जूझ रहा था, तब राज्य को आम लोगों के निजी जीवन में झांकने की क्या जरूरत थी? मतलब ये देखना कि कौन शराब पी रहा है या कौन जुआ खेल रहा है, ये राज्य की प्राथमिकता कैसे बन गई? इसे आपको मनोवैज्ञानिक और राजनीतिक नजरिए से समझना होगा। अच्छा, वो कैसे? देखिए, जब कोई राज्य आर्थिक रूप से कमजोर हो रहा होता है और विद्रोहों का सामना कर रहा होता है, तो वो अक्सर अपने नागरिकों पर नियंत्रण कड़ा करके अपनी ताकत का प्रदर्शन करना चाहता है। ओह, तो ये एक दिखावा था ताकत का? एक तरह से हाँ। मुतसिब की नियुक्ति इस बात को सुनिश्चित करने के लिए थी कि लोग शरीयत के नियमों का कड़ाई से पालन करें। ये जनता को ये संदेश देने का एक तरीका था कि भले ही दूर सीमाओं पर युद्ध चल रहे हों, लेकिन राज्य की नज़र उनके हर कदम पर है। ये नैतिकता के नाम पर समाज में एक तरह का डर और अनुशासन स्थापित करने का प्रयास था। वाह, ये बहुत ही दिलचस्प विश्लेषण है। डर और अनुशासन के इस माहौल में प्रशासन ने साम्राज्य को बांधे रखने की कोशिश की, लेकिन इतिहास केवल फरमानों से नहीं बनता ना, इसे साहित्य के पन्नों में सहेजा जाता है। बिल्कुल। और हमारे विश्लेषण के अंतिम हिस्से में दस्तावेजों ने साहित्य से जुड़े एक बहुत बड़े भाषाई भ्रम को, एक लैंग्वेज ट्रैप को स्पष्ट किया है। अक्सर ये मान लिया जाता है कि मुगलों से जुड़ा हर साहित्य एक ही भाषा में होगा, क्योंकि मुगलों की राजकीय और दरबारी भाषा तो फारसी थी। इसमें कोई संदेह नहीं है। मुगलों के अधीन प्रशासन का सारा कामकाज, फरमान और साहित्य मुख्य रूप से फारसी में ही रचा गया। गुलबदन बेगम की हुमायूंनामा, अबुल फजल की आईने अकबरी और जहांगीर की तुजू के जहांगीरी, ये सभी फारसी भाषा के बेहतरीन नमूने हैं। लेकिन यहीं पर वो भ्रम पैदा होता है जो इतिहास के पन्नों में अक्सर एक जाल की तरह बिछा रहता है। मुगल साम्राज्य की नींव रखने वाले बाबर की जो किताब है तुजू के बाबरी, या जिसे बाबरनामा कहते हैं, वो फारसी में नहीं लिखी गई थी। बिल्कुल नहीं। बाबरनामा मूल रूप से तुर्की भाषा में लिखी गई थी, चगताई तुर्की में। ये एक ऐसा अपवाद है जो मुगलों के सांस्कृतिक बदलाव की पूरी कहानी बयां कर देता है। तो ये भाषाई बदलाव किस तरह की सांस्कृतिक यात्रा को दर्शाता है? देखिए, बाबर मध्य एशिया से आया था। उसकी मातृभाषा और उसकी जड़ें तुर्की संस्कृति में थीं, इसलिए उसने अपनी किताब उसी भाषा में लिखी। सही बात है। लेकिन जैसे जैसे उसके वंशज भारत में बसते गए, उन्होंने कूटनीति, कला और प्रशासन की तत्कालीन अंतर्राष्ट्रीय भाषा यानी फारसी को अपना लिया। ये एक मध्य एशियाई कबीले के एक विशाल भारतीय फारसी साम्राज्य में तब्दील होने का प्रमाण है। बाद में अकबर के समय में अब्दुल रहीम खाने खाना ने बाबरनामा का तुर्की से फारसी में अनुवाद किया था, ताकि मुगलों की नई पीढ़ी अपने पूर्वज के इतिहास को समझ सके। एग्जैक्टली। एक छोटे से भाषाई बदलाव में सदियों का इतिहास और सांस्कृतिक परिवर्तन छिपा हुआ है। ये सचमुच अद्भुत है। बिल्कुल है। तो आज के इस गहन विश्लेषण में कई परतें खुलकर सामने आई हैं।